रिग्रेशन एनालिसिस मशीन लर्निंग और प्रिडिक्टिव एनालिसिस का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है। तो हम रिग्रेशन एनालिसिस के साथ हम लीनियर रिग्रेशन भी कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। हम लीनियर रिग्रेशन जानेंगे होता क्या है, और उसके बाद हम लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ क्लासिफिकेशन कैसे करना है वो सीखेंगे, और हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पाइथन के साथ भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अभी हम लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये केस स्टडी से समझेंगे। तो मान लीजिए आप एक कॉलेज में जो है एक सर्वे कर रहे हो। तो इस कॉलेज में जो है बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मान के चलिए। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन स्टूडेंट्स का जो जीआरई स्कोर है और सीजीपीए है, इनमें कोई रिलेशन है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मान लेते हैं फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं इन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास जाऊँगा और पूछूंगा, भाई बताओ तुम्हारा जीआरई स्कोर क्या है और तुम्हारा सीजीपीए क्या है। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक एक्सेल शीट बनाऊँगा। एक्सेल शीट में 2 कॉलम बनाऊँगा मैं। एक कॉलम हो जाएगा इस स्टूडेंट का जीआरई स्कोर, दूसरा कॉलम हो जाएगा इस स्टूडेंट का सीजीपीए। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो, मैंने 2 कॉलम बना लिए। तो ये जो है एक स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए 9.65 है और जीआरई स्कोर 337। इसी तरह से और एक स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए 8.87 है और जीआरई स्कोर 324। तो ऐसे जितने भी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनका सीजीपीए और जीआरई स्कोर जो है कलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जानना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक स्कैटर प्लॉट बना दूंगा इन दोनों के बीच में। तो ये जो सीजीपीए है उसको मैं एक्स एक्सिस पे मैप करूंगा और जो जीआरई स्कोर है उसको मैं वाई एक्सिस पे मैप करूंगा। और इस स्कैटर प्लॉट में आप देख रहे हो कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब जैसे ये स्टूडेंट का सीजीपीए बढ़ रहा है, वैसे ही इस स्टूडेंट का जीआरई स्कोर भी जो है आप देख रहे हो बढ़ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह जो है जा रहा है। सीजीपीए एक्स पे है, जीआरई स्कोर वाई पे है, और इन दोनों का रिलेशनशिप जो है लीनियर है। तो ये तो हमें समझ में आ गया है। पर अगर मैं क्वेश्चन को अभी चेंज कर दूं, तो अगर मान के चलिए, अगर मैं अभी पूछूं कि अगर स्टूडेंट का सीजीपीए 8.32 है तो स्टूडेंट का जीआरई स्कोर क्या होगा। अगर मैं बस इस प्लॉट को देखूं तो वो तो बताना मेरे लिए मुश्किल है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे अगर मान के चलिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर सिंपल टर्म्स में 2 वेरिएबल्स है और मुझे इन दोनों वेरिएबल के बीच में जो है इंफॉर्मेशन जानना है, तो वहां पे जो है रिग्रेशन एनालिसिस काम आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास जो है स्टूडेंट का सीजीपीए दिया गया है और इस सीजीपीए से मुझे इस स्टूडेंट का जीआरई स्कोर फाइंड आउट करना है। तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रिग्रेशन एनालिसिस यूज करूंगा। और रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, रिग्रेशन एनालिसिस आपको 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और इन दोनों रिलेशनशिप्स और ये 2 वेरिएबल्स है हमारे y और x है। तो यहाँ पे हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए, अगर मुझे जीआरई स्कोर और सीजीपीए के बीच में रिलेशनशिप जानना है, और क्योंकि सीजीपीए का वैल्यू दिया गया है और मुझे जीआरई स्कोर फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये है, ये जो स्टूडेंट का जीआरई स्कोर है, ये जीआरई स्कोर स्टूडेंट के सीजीपीए पे डिपेंडेंट है।
तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए CGPA को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और GRE स्कोर को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो ये रिग्रेशन एनालिसिस का जो है बेस कॉन्सेप्ट हो गया। तो बस अभी के लिए इतना समझ के चलिए, अगर मुझे दो वेरिएबल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो मुझे रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना होगा। तो रिग्रेशन एनालिसिस में ही एक खास टाइप का रिग्रेशन होता है जिसको हम लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। और लीनियर रिग्रेशन में भी जो है हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, बट यहां पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, जो y है आपका, वो कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल होना चाहिए। कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल क्या है, मतलब इसमें कैटेगरीज नहीं होती, जैसे ब्लू ग्रीन येलो, ये क्या है, ये कैटेगरीज हो गए हैं, ऐसे चीजें नहीं हो सकती। अगर इसके बदले में अगर बोलूं प्राइस ऑफ कार, प्राइस ऑफ कार क्या है, ये कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल है, कुछ भी हो सकता है ये। तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है लीनियर रिग्रेशन में, ये जो है एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल होता है। और आपका लीनियर रिग्रेशन, इसका नाम लीनियर रिग्रेशन इसलिए है क्योंकि ये एक लाइन, आपका जो स्ट्रेट लाइन रहता है उस स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ है। तो यहां पे आप इक्वेशन देख रहे हो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहां पे आपका आ गया है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो यहां तक तो ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो यहां पे x एक्सिस पे जो है हमारे स्टूडेंट्स का CGPA है, y एक्सिस पे जो है हमारे स्टूडेंट्स का GRE स्कोर है। तो अगर जैसे मैंने आपको बोला था, अगर मुझे स्टूडेंट का GRE स्कोर फाइंड आउट करना है तो मैं लीनियर रिग्रेशन से ये फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है मैंने एक लाइन बना दिया, इसका इक्वेशन मान के चलते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे जो 8.32 है मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, तो मैं यहां से जो है एक वर्टिकल लाइन ऐसे ऊपर भेजूंगा और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे पास करूंगा मैं। तो अगर ये वाला लाइन हुआ मेरा, अगर ये वाला जो है बेस्ट फिट लाइन हुआ, तो यहां पे जो मार्क होगा वो शायद से 312 314 के आसपास होगा। बट आप ये समझ के रखिए कि ये आपका बेस्ट फिट लाइन है कि नहीं, आपको कैसे पता। तो एक तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे पास करता हूं इन डॉट्स के बीच में से, दूसरा स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे भी पास कर सकता हूं मैं, और एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है जो ऐसे पास कर रहा है। तो आपके पास जो है ऐसे इन्फिनिट लाइंस मिलेंगे, आपके पास जो दुनिया भर के लाइंस मिलेंगे जो इन डॉट्स में से गुजर सकते हैं। तो इन सभी इन्फिनिट लाइंस में से आपका बेस्ट फिट लाइन क्या होगा, वेल वो वाला कॉन्सेप्ट अभी समझते हैं। तो फिर से जो है यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने रैंडमली ऐसे डॉट्स ले लिए और x पे जो है कुछ वैल्यूज लिए, y पे कुछ वैल्यूज लिए, और एक जो है स्ट्रेट लाइन पास कर दिया मैंने यहां से। फिर यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने रेसिड्यूअल्स को फाइंड आउट किया। रेसिड्यूअल क्या होता है अभी समझते हैं। तो ये जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन आपको प्रेडिक्टेड वैल्यूज बता रहा है, और ये जो डॉट्स है ये एक्चुअल वैल्यूज बता रहा है। तो यहां पे जो x पे जो 2 है, तो इस 2 का एक्चुअल y जो है आपका 5 होगा, बट प्रेडिक्टेड जो है कुछ 2.1 या 2.2 बता रहा है। तो ये जो बीच में एक्चुअल y और प्रेडिक्टेड y के बीच में ये जो इतना बड़ा सा डिफरेंस देख रहे हो, इसको हम रेसिड्यूअल बोलेंगे। फिर से यहां पे जो है हमारा x का वैल्यू 3 है, यहां पे एक्चुअल वैल्यू है, लाइन पे प्रेडिक्टेड वैल्यू है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारा रेसिड्यूअल। फिर से हमारा जो है यहां पे x पे 4 है, तो 4 का जो है आपका एक्चुअल वैल्यू 2 है, बट ये प्रेडिक्ट कर रहा है 5। तो इन दोनों के बीच में जो है उसको रेसिड्यूअल बोलेंगे। तो यहां तक तो हमने समझ लिया रेसिड्यूअल क्या है। तो रेसिड्यूअल होता है आपका एक्चुअल वैल्यूज और ये जो लाइन आपका प्रेडिक्ट कर रहा है वो वैल्यू, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अगर मुझे अभी बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करना है तो इसका सम ऑफ रेसिड्यूअल स्क्वायर्स जो है सबसे कम होना चाहिए। तो ये सम ऑफ रेसिड्यूअल स्क्वायर्स क्या चीज है, सम ऑफ रेसिड्यूअल, सबसे पहले तो रेसिड्यूअल्स, रेसिड्यूअल क्या है, ये सब चीजें रेसिड्यूअल्स है।
तो यहाँ पे मुझे रेसिडुअल मिल गया। ये क्या हुआ, 5 माइनस 2 3, फिर 3 का होल स्क्वायर 9। इसी तरह से यहाँ पे रेसिडुअल फाइंड आउट करूंगा, रेसिडुअल का होल स्क्वायर, यहाँ का रेसिडुअल का होल स्क्वायर। तो मुझे सभी के रेसिडुअल के होल स्क्वायर मिल गए, फिर वो रेसिडुअल होल स्क्वायर्स को मैं सम कर दूंगा। सो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, फिर जो फाइनल वैल्यू आएगा वो होगा मेरा सम ऑफ रेसिडुअल होल स्क्वायर। और मेरा यहाँ पे एम है कि जितना अगर ये वैल्यू कम हो वो जो है मेरा बेस्ट फिट लाइन के लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे ये 3 लाइन जो है हमने ड्रॉ किए हैं इन पॉइंट से। तो इस लाइन का आप देख रहे हो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 28 आया है, इस लाइन का रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 22 है, और इस लाइन का रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर 24 है। तो क्योंकि ये जो बीच वाला लाइन है इसका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर सबसे कम है, तो इसका रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो है 22 आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बेस्ट फिट लाइन। तो हमने समझ लिया अभी बेस्ट फिट लाइन क्या है, और बेस्ट फिट लाइन से जो है हम हमारा y कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो इस लाइन के लिए, क्योंकि हमें लाइन पता चल गया है, तो इस लाइन का जो है हमें, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पे m क्या है, इस लाइन का स्लोप, और c क्या है, y इंटरसेप्ट। तो क्योंकि मुझे इस लाइन का स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूं। तो यहां पे देख रहे हो ये लाइन का इक्वेशन GRE इज इक्वल टू 261 प्लस 6.8 इंटू CGPA। तो यहां पे 6.8 जो देख रहे हो ये 6.8 है इस लाइन का स्लोप, और ये जो 261 देख रहे हो ये 261 हो जाएगा इस लाइन का y इंटरसेप्ट। तो ये दोनों तो पता चल गया। फिर हमारा CGPA क्या था, CGPA 8.32 था। तो 8.32 जब मैंने यहां पे डाला तो आपका फाइनल GRE का स्कोर आ रहा है 317.57। तो इस तरह से जो है हमने लीनियर रिग्रेशन यूज करके हमने GRE स्कोर फाइंड किया जब हमारे पास CGPA का वैल्यू दिया गया था। आगे बढ़ते हुए हम ये भी समझेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। तो अभी तक जो है हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखा था। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, बस एक ही रहेगा। बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं। तो यहां पे देख रहे हो अगर ये मेरा डेटा सेट है और अगर मुझे MPG का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाकी सब फीचर्स के ऊपर, तो MPG आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और बाकी सब जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। वेट, HP, नंबर ऑफ सिलेंडर्स और नंबर ऑफ गेयर्स, ये सब जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, और इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बेसिस पे मैं MPG वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस dx4 प्लस e। यहाँ पे x1, x2, x3, x4 जो है आपके ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर फैक्टर्स हो जाएंगे, और ये जो a b c d है ये सब जो है इनके कोएफिशिएंट्स है। y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि है MPG, और ये आपका जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन ऐसे बनाया जाता है। अभी हम लोग लीनियर रिग्रेशन का डेमो पाइथन में देखेंगे। तो जो है जुपिटर नोटबुक एक बार ओपन कर लेते हैं हम। तो ऑलरेडी ओपन है मेरा जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पे एक नया नोटबुक भी खुला है, तो इसमें इसका एक नाम दे देते हैं। मैं इसका नाम अभी दे रहा हूँ लीनियर रिग्रेशन इन पाइथन। तो इसको रीनेम कर दिया है। तो अभी हमने जो R में किया था वही स्टेप्स जो है हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक नए डेटा सेट के साथ काम करने वाले हैं। हम आइरिस नाम का एक डेटा सेट है उसके साथ जो है यहाँ पे काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं इसको लोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आप, अगर मैं आपको होम पेज दिखाऊं, यहाँ पे कंट्रोल F एक बार सेलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ आइरिस। तो यहाँ पे iris.csv फाइल करके मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस फाइल के साथ जो है अभी मैं काम करूंगा। तो अगर इस फाइल के साथ काम करना है तो इसको लोड करना पड़ेगा, और क्योंकि ये CSV फाइल है तो CSV फाइल लोड करने के लिए जो है सबसे पहले तो मुझे
पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो पांडास जो है एक कोर लाइब्रेरी है पाइथन का, जो कि ज्यादातर डेटा ब्रैंगलिंग और डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जाता है। और इसका मैंने यहाँ पे बस एक एलियस दे दिया है पीडी। और अभी इस एलियस के साथ मैं पांडास के अंदर जो है एक फंक्शन होता है read_csv। तो read_csv यूज करके अभी मैं iris.csv फाइल को लोड करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ pd.read_csv। इसके अंदर जो है मुझे फाइल का नाम देना है जो कि है iris.csv, और इसको अभी मैं स्टोर करूंगा एक नए ऑब्जेक्ट में, और उस नए ऑब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे लिख रहा हूँ iris। तो इस तरह से तो मैंने फाइल को लोड कर दिया है। अभी फाइल को लोड करने के बाद मैं जो है इसके पहले 5 रिकॉर्ड देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा iris.head और अभी इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो ये सभी कॉलम्स इसमें प्रेजेंट है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और स्पीशीज। तो ये डेटा फ्रेम आपका जो है आइरिस डेटा सेट्स के ऊपर है, आइरिस फ्लावर के ऊपर है। और इस आइरिस फ्लावर के जो है 3 स्पीशी है। एक हो गया है सेटोसा, दूसरा हो गया है वर्सिकलर और तीसरा हो गया है वर्जिनिका। और हम इन तीनों स्पीशी के जो है जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, जैसे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ, इनको जो है डिटरमिन करना चाहते हैं। तो ये जो हमने बेसिक इसका हेड तो देख लिया, मतलब पहले 5 रिकॉर्ड तो देख लिए हमने। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन भी करते हैं इसके साथ, और उसके बाद हम जो है अपना लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो इस डेटा फ्रेम में से मान लीजिए मुझे सबसे पहले देखना है, ये जो आप सेपल विड्थ कॉलम देख रहे हो, मुझे वही सब रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पे जो है ये सेपल विड्थ का वैल्यू 4 से ज्यादा है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो पहले 5 रिकॉर्ड में तो आपको 4 का कोई वैल्यू दिख नहीं रहा है, तो अभी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो है आइरिस लिख देता हूं जो कि डेटा फ्रेम का नाम है। फिर पेरेंथेसिस दे के यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स में जो है इस कॉलम का नाम दूंगा जो कि हो जाएगा सेपल विड्थ। तो मैंने जो है यहाँ पे कॉलम का नाम दे दिया है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन होना चाहिए आइरिस सेपल लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे जो है मैंने 4 लिख दिया है, और अभी इसको रन करते देखते क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हो सभी जो है वैल्यूज फॉल्स है। इसका मतलब ये मैंने कंडीशन दिया है, तो जहां पे भी ये कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब जिस भी रिकॉर्ड में सेपल विड्थ का वैल्यू जो है 4 से ज्यादा है वहां पे आपको ट्रू मिलेगा, और जिस भी रिकॉर्ड में आपका सेपल विड्थ का वैल्यू जो है 4 से कम है वहां पे आपको फॉल्स मिलेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पहले जो 5 रिकॉर्ड है उनमें सभी फॉल्स मिल रहा है। फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये सभी वैल्यूज जो है 4 से कम है। तो यहां तक तो ठीक है। इसके बाद हमें बस ट्रू और फॉल्स वैल्यूज मिले हैं, बट मुझे क्या है, मुझे एक पूरा डेटा फ्रेम चाहिए। तो अगर मुझे एक पूरा डेटा फ्रेम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फिर से जो है यहाँ पे आइरिस लिखूंगा, और इस कंडीशन को मैं कट करके जो है यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दूंगा, और अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास बस 3 रिकॉर्ड मिले हैं, मतलब ये जो पूरा डेटा फ्रेम है, पूरे डेटा फ्रेम में से बस ऐसे 3 ही रिकॉर्ड है जिनका जो है सेपल विड्थ का वैल्यू 4 से ज्यादा है। एक हो गया है आपका रिकॉर्ड नंबर 15, रिकॉर्ड नंबर 32 और रिकॉर्ड नंबर 33, और आप देख रहे हो तीनों जो है स्पीशी सेटोसा। इसका मतलब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो बाकी दोनों है, बाकी दोनों स्पीशीज क्या है, आपका हो गया है वर्जिनिका और वर्सिकलर। तो वर्जिनिका और वर्सिकलर के जो स्पीशीज है उनका आपको क्लियरली पता चल रहा है, जो उनका यहाँ पे सेपल विड्थ है वो 4 से कम होना चाहिए। तो ये आपको इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है हम इसी तरह से और थोड़े से जो है कंडीशन देंगे। अभी मान लीजिए मुझे वो सब पेटल विड्थ चाहिए जिनका पेटल विड्थ का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा है। यहाँ पे जो है मुझे सभी वैल्यूज 1 से कम दिख रहे हैं, मुझे ऐसे सभी रिकॉर्ड्स चाहिए जिनके पेटल विड्थ जो है 1 से ज्यादा है। तो फिर से वही कंडीशन दे देते हैं। सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा आइरिस, फिर यहाँ पे पेरेंथेसिस देता हूं, इसके अंदर मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे कॉलम का नाम क्या हो गया है, पेटल विड्थ, और कंडीशन क्या है, पेटल विड्थ जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए। और इसको अभी हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। आप देख रहे हो ये सब जो है फॉल्स हो गई, ये सब जो है ट्रू हो गए। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज तो है, बट मेरे पास डेटा फ्रेम है नहीं। तो अभी मैं आयरिस फिर से यहाँ पे लिख देता हूं और इस पूरे चीज को जो है कट करके मैं आयरिस के अंदर पेस्ट कर रहा हूं, फिर इसको हम रन करेंगे। तो अभी देख रहे हो 93 रोज और 5 कॉलम। तो हमारा जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में से 93 रिकॉर्ड्स है जिनका पेटल विड्थ जो है 1 से ज्यादा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेटोसा का जो है कोई स्पीशी नहीं है, सभी स्पीशीज आपके जो है बर्सिकलर और वर्जिनिका के दिख रहे हैं जिनका पेटल विड्थ जो है 1 से ज्यादा है। तो इसी तरह से जो है इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पेटल विड्थ इसका जो है मुझे वर्सिकलर में कोई 2 से ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट वर्जिनिका का मुझे जो है 2 से ज्यादा लिख रहा है। तो इस चीज को और थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। तो अभी मुझे आयरिस डेटा फ्रेम में से वो सभी रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका पेटल विड्थ जो है 2 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आयरिस लिख दूंगा, फिर से जो है यहाँ पे कॉलम हो जाएगा पेटल डॉट विड्थ, और पेटल विड्थ जो है किससे ज्यादा होना चाहिए, ये 2 से ज्यादा होना चाहिए। अभी इसको रन करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे कुछ ट्रू वैल्यूज मिले हैं, बाकी ज्यादातर तो मुझे फॉल्स ही दिख रहे हैं। फिर से हम यहाँ पे आयरिस लिख देंगे और इसका पेरेंथेसिस दे देते हैं। इस पूरे चीज को कट करके यहाँ पे पेरेंथेसिस में पेस्ट कर देंगे और अभी इसको रन करेंगे। आप देख रहे हो जो भी स्पीशीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सभी स्पीशीज जो है वर्जिनिका के ही है। तो ये सब जो है इनके स्पीशीज है। तो इस तरह से जो है हम थोड़ा बहुत डेटा मैनिपुलेशन या फिर डेटा व्रैंगलिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद हम डेटा विजुअलाइजेशन करके देखते हैं। तो अगर मुझे डेटा विजुअलाइजेशन करना है इसके ऊपर, तो मुझे जो है या तो मैटप्लॉटलिब की जरूरत पड़ेगी या फिर सीबॉर्न की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों जो है विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज है। तो मैं यहाँ पे काम करूंगा सीबॉर्न के साथ। बट सीबॉर्न क्या है, ये एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब के ऊपर बना हुआ है। तो इसको आप जो है थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन ऑफ मैटप्लॉटलिब समझ लीजिए। तो इसलिए जो है मैं मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न दोनों को इंपोर्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाईप्लॉट एज PLT। तो ये पाईप्लॉट क्या है, पाईप्लॉट एक सब मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब के अंदर, और इसके साथ जो है हम जो भी ज्योमेट्रीज होंगे इसके साथ बनाएंगे। यहाँ पे मुझे एज लिखना पड़ेगा और इसको रन कर देते हैं। इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक जो है हम अपना दूसरा लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS लिख देता हूँ और फिर इसको रन करते हैं। तो इस तरह से जो है हमने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया है, सीबॉर्न को इंपोर्ट किया है। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या जानना है, मुझे सेपल लेंथ और पेटल लेंथ के बीच में जो है रिलेशनशिप जानना है। तो क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स है, तो मैं इन दोनों के बीच में एक स्कैटर प्लॉट बना सकता हूं। तो जो है एक स्कैटर प्लॉट बना देते हैं इन दोनों के बीच में। तो अगर मुझे अभी एक स्कैटर प्लॉट बनाना है तो SNS, जो कि इसका एलियस है SNS, यहाँ पे मैं लिख देता हूं स्कैटर प्लॉट, और एक्स एक्सिस पे जो है मैं यहाँ पे भेज देता हूं। मुझे सेपल लेंथ को मैप करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेपल डॉट लेंथ, और इसके बाद मेरा वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस पे जो है मैं मैप करूंगा पेटल डॉट लेंथ। फिर ये दोनों कॉलम्स कहाँ से आ रहे हैं, ये दोनों कॉलम्स आ रहे हैं आयरिस डेटा फ्रेम से। फिर मुझे इसको बस शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PLT डॉट शो, और अभी हम रन करेंगे और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख रहे हो ये मेरा खूबसूरत सा स्कैटर प्लॉट यहाँ पे बन चुका है। ये एक्स एक्सिस पे सेपल लेंथ बना हुआ है, वाई एक्सिस पे जो है पेटल लेंथ बना हुआ है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है एक लीनियर रिलेशनशिप है। मतलब जैसे जो है सेपल लेंथ के वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे जो है यहाँ पे पेटल लेंथ के भी वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी अगर मुझे इसमें कुछ कलर ऐड करना है, तो मुझे जो है यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास एक कैटेगोरिकल कॉलम है जो कि है स्पीशीज। तो मैं इस कैटेगोरिकल कॉलम से उन पॉइंट्स का कलर डिटरमिन करना चाहूंगा।
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है मैं एक नया जो है पैरामीटर ऐड कर देता हूँ। इसको हम लिख देते हैं शायद से बस कलर ही लिखते हैं इसको, और इसके ऊपर जो है मैं स्पीशीज कॉलम को मैप कर देता हूं। और अभी हम रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये पैरामीटर एक्चुअली कलर नहीं है, ये ह्यू है। तो ह्यू पे जो है अभी हम स्पीशीज कॉलम को मैप करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्पीशीज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने स्पीशीज कॉलम को ह्यू पैरामीटर पे मैप किया है, यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कलर आ गए। तो ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर सेटोसा स्पीशी को डिटरमिन कर रहा है, ऑरेंज कलर वर्सिकलर स्पीशी को डिटरमिन कर रहा है, और ग्रीन कलर वर्जिनिका स्पीशी को डिटरमिन कर रहा है। और इससे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि जो वर्जिनिका है उसका सेपल लेंथ और पेटल लेंथ जो है सबसे कम है। फिर आता है वर्सिकलर, तो वर्सिकलर का जो है पेटल लेंथ और सेपल लेंथ कहीं बीच में आता है। और फाइनली हमारे पास वर्जिनिका है, तो वर्जिनिका का जो सेपल लेंथ और पेटल लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो है, जब आपने ये खूबसूरत सा विजुअलाइजेशन बनाया तब आपको आराम से इनसाइट्स मिल गए। अगर वही आप बस इस डेटा फ्रेम को देखते तो ये सब इनसाइट्स आपको जो है बस देखने से पता नहीं चलता। तो ये हमने यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन कर दिया है। इसके बाद टाइम आता है हमारे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम को अप्लाई करने का। तो जैसे हमने आर स्टूडियो में देखा था, एल्गोरिदम अप्लाई करने से पहले मुझे अपनी डेटा फ्रेम को डिवाइड करना होगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में। और ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में सबसे पहले तो एक बार मैं फिर से इस डेटा फ्रेम को एक बार आपको दिखा देता हूँ, iris.head। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे जानना है सेपल लेंथ जो है कैसे वेरी होता है सेपल विड्थ के साथ। मतलब यहाँ पे जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा सेपल लेंथ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा सेपल विड्थ। ठीक है, तो सेपल विड्थ जैसे वेरी हो रहा है उसके हिसाब से मैं सेपल लेंथ का वैल्यू कैसे चेंज होगा ये समझना चाहता हूं। तो यहां तक तो ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू iris और मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा सेपल लेंथ को। यहाँ पे सेपल डॉट लेंथ लिख देते हैं। तो ये जो सेपल लेंथ कॉलम है उसको एक्सट्रैक्ट करके मैं y वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं। तो y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसके बाद मुझे इसी तरह से जो है डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू iris और यहाँ पे जो है मुझे पास करना होगा सेपल विड्थ को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेपल डॉट विड्थ और इसको हम रन करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने सेपल लेंथ को एक्सट्रैक्ट कर दिया है, सेपल विड्थ को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे जो है अभी इन दोनों को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करना है। तो अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड करना है तो मेरे पास एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है sklearn। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भाई क्या चीज़ है, और सबसे पहले ये sklearn क्या चीज़ है। तो जब भी आपको कोई भी ML मॉडल इंप्लीमेंट करना है पाइथन में तो आपको जो है ये sklearn, तो sklearn है scikit-learn लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। तो scikit-learn जो है आपके जो भी एल्गोरिदम्स है जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, तो ये सभी एल्गोरिदम्स को आप अप्लाई कर सकते हो इस लाइब्रेरी के थ्रू। और ये क्या है, ये बस एक सब मॉड्यूल है। तो sklearn के अंदर एक सब मॉड्यूल है मॉडल सिलेक्शन और उसके अंदर एक मेथड है और इस मेथड का नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जो है अभी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको यूज करके जो है मैं अपने डेटा फ्रेम को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स में डिवाइड कर सकता हूं। तो मुझे बस इसी चीज को यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और मुझे यहाँ पे क्या पास करना है, मुझे x और y। तो x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x और y को यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। फिर मुझे इसमें टेस्ट साइज पास करना पड़ेगा। तो टेस्ट साइज क्या होगा, टेस्ट साइज ये डिटरमिन करेगा कि ये जो मेरा पूरा डेटा फ्रेम है उसमें से अभी मैंने इसका वैल्यू दिया है 0.3।
मतलब पूरे डेटा फ्रेम में से 30% रिकॉर्ड जो है टेस्ट सेट में चले जाएंगे और 70% रिकॉर्ड जो है ट्रेन सेट में चले जाएंगे। तो इसको जो है अभी जब मैंने जो है ये सब पैरामीटर्स इसमें पास कर दिए, ये मुझे 4 वैल्यूज रिटर्न करेगा। और वो वैल्यूज क्या है? वो वैल्यूज हो जाएंगे एक्स ट्रेन, उसके बाद होगा एक्स टेस्ट, फिर हो जाएगा वाई ट्रेन और फिर उसके बाद होगा वाई टेस्ट। तो ये सब चीजें क्या है? एक्स ट्रेन क्या है? एक्स ट्रेन है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, एक्स टेस्ट है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट, वाई ट्रेन है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेन सेट और वाई टेस्ट है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट। तो जब आपने एक्स वाई और टेस्ट साइज जो है पास कर दिया, आपको ये सब रिजल्ट मिलेंगे। उन रिजल्ट को जो है आपको इसी सीक्वेंस में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट जो है इसी सीक्वेंस में देगा। पहले दोनों जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट होंगे, फिर बाकी दोनों जो रिजल्ट होंगे वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट होंगे। तो इसको एक बार रन कर दीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको ये सब चीजें मिल गए। मैं एक बार इनके जो है हेड एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन डॉट हेड एक बार कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि ट्रेनिंग सेट क्या है? सेपल विड्थ। तो यहाँ पे हमें पहले 5 रिकॉर्ड मिल गए हमें अपने ट्रेनिंग सेट के। इसी तरह से जो है एक्स टेस्ट डॉट हेड एक बार करके देखते क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे हमें अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट मिल गया है। तो इसी तरह से जो है मैं आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे वाई ट्रेन डॉट हेड एक बार कर लेते हैं और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे सेपल लेंथ जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आपको ट्रेनिंग सेट दिख रहा है। पहले 5 रिकॉर्ड दिख रहे हैं आपको ट्रेनिंग सेट के। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई टेस्ट डॉट हेड और इसको एक बार रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट हो गया है। तो हमने जो है हमारे पूरे डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद मुझे अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट करना है मेरे ट्रेनिंग सेट के ऊपर। मुझे सबसे पहले तो अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, फिर लिखना होगा इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। तो ये जो मेरा लीनियर रिग्रेशन है उसको मैंने इंपोर्ट कर दिया है। फिर मुझे इसका एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LR इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन और फिर इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने इसका इंस्टेंस बना दिया है। तो अभी इस इंस्टेंस के साथ जो है मैं मॉडल को फिट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ LR डॉट फिट और मुझे इसको फिट करना पड़ेगा अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर। तो मेरा ट्रेनिंग सेट क्या है? एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो एक्स ट्रेन क्या है? मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट है और वाई ट्रेन क्या है? ये है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट। तो ऐसे जो है मैंने मॉडल को फिट कर दिया है ट्रेनिंग सेट के ऊपर। फिर इसके बाद जो है मुझे वैल्यूज को प्रेडिक्ट करना है और प्रेडिक्ट किसके करना है? मुझे प्रेडिक्ट करना है टेस्ट सेट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा LR डॉट प्रेडिक्ट और एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट क्या है? ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो टेस्ट सेट है उसके ऊपर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और इसको रन करते हैं और ये जो है मेरा रिजल्ट आ गया है। और इस रिजल्ट को मैं स्टोर करूंगा एक नए ऑब्जेक्ट में और इस नए ऑब्जेक्ट का नाम जो है मैं वाई प्रेड यहाँ पे दे देता हूँ। तो मेरे एक्चुअल वैल्यूज कहाँ पे होंगे? मेरे एक्चुअल वैल्यूज जो है वाई टेस्ट में होंगे। तो वाई टेस्ट डॉट हेड ये मेरे एक्चुअल वैल्यूज है और प्रेडिक्टेड। तो यहाँ पे जो है मैं वाई प्रेड 0 से लेकर 5 तक इनको देख लेता है। ये मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यूज है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो पहला वैल्यू है 5.4 उसके लिए हमने वैल्यू प्रेडिक्ट किया है 5.7। दूसरा है 7.2 उसके लिए हमने प्रेडिक्ट किया है 5.7। फिर है 5.8 उसके लिए प्रेडिक्ट किया है 5.5। तो ये सब एक्चुअल वैल्यूज है, ये सब है प्रेडिक्टेड वैल्यूज। तो अभी हमें जो है एरर इन प्रेडिक्शन फाइंड आउट करना है। तो एरर इन प्रेडिक्शन फाइंड आउट करना है फिर से जो है मुझे और एक यहाँ पे सब मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक्स और इसके अंदर मेरे पास जो है
यहाँ पे एक्चुअली मीन स्क्वायर्ड एरर रहेगा। तो यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड एरर को जो है मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो हमने जो है आर में रूट मीन स्क्वायर एरर देखा था। तो ये मीन स्क्वायर एरर क्या है, ये बस एक स्टेप पहले का है। मतलब यहाँ पे आप बस रूट नहीं ले रहे हो एंडिंग का, बस यहाँ पे मीन स्क्वायर्ड ले रहे हो। तो अभी हम मीन स्क्वायर्ड एरर को फाइंड आउट करते हैं हमारे मॉडल का। मीन स्क्वायर्ड एरर, मेरे एक्चुअल वैल्यूज क्या है, एक्चुअल वैल्यूज प्रेजेंट है वाई टेस्ट में, और प्रेडिक्टेड वैल्यूज किस में प्रेजेंट है, वो है वाई प्रेड में। तो एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज जो है मैंने इस चीज में पास कर दिए, और अभी इसका जो है मुझे रूट मीन स्क्वायर्ड एरर या फिर बस जो मुझे मीन स्क्वायर्ड एरर मिल रहा है, और इस चीज का मीन स्क्वायर्ड एरर है 0.841। अभी ये मेरा बस पहला मॉडल है। अभी हम क्या करेंगे, दूसरा मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं मॉडल 2 क्रिएट करता हूं, और मॉडल 2 के लिए जो है अभी मैं सेपल विड्थ और पेटल लेंथ तीनों को इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो है फिर इसको रन करते हैं, और इस बार जो है y में क्या होगा, y में जो है फिर से सेपल लेंथ ही रहेगा, और इसको जो है मैं एक बार 2 पेरेंथेसिस दे देता हूं, क्योंकि जो है जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो भी एक डेटा फ्रेम के फॉर्म में होना चाहिए। तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है सेपल लेंथ, और मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस बार जो है मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएंगे, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सेपल विड्थ चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेपल विड्थ लिख देता हूँ। इसके बाद मुझे पेटल लेंथ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे पेटल लेंथ लिख देता हूँ। फिर इसके बाद जो है मुझे पेटल विड्थ भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं पेटल डॉट विड्थ लिख देता हूँ। तो यहाँ से जो है मैंने अपने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिए, और उनको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस नए ऑब्जेक्ट में, और इस नए ऑब्जेक्ट का मैं नाम दे रहा हूँ x। तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है मेरे सारे, यहाँ पे ये एक्चुअली मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो है सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है फिर से इस चीज को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करना है। तो अगर मुझे फिर से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करना है, मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे x और y हो जाएगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट x, y, और इस बार जो है मैं यहाँ पे टेस्ट साइज दे रहा हूँ फिर से जो है, क्योंकि हमें जो हमारा सैंपल रहेगा वो सेम होना चाहिए। इस बार भी जो है मैं टेस्ट साइज को 0.3 दे रहा हूं, मतलब 30% रिकॉर्ड्स जो है मेरे टेस्टिंग सेट में रहेंगे, बाकी के 70% जो है ट्रेनिंग सेट में रहेंगे। और ये मुझे 4 रिजल्ट देगा, जैसे जो हमने पहले ही देखा था। तो यहाँ पे हो जाएगा x ट्रेन, फिर हो जाएगा x टेस्ट, फिर हो जाएगा y ट्रेन, और इसके बाद हो जाएगा y टेस्ट। तो इस तरह से जो है मुझे इस मेथड के रिजल्ट्स मिल गए यहाँ पे। फिर मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे अपना मॉडल इंप्लीमेंट करना है। मॉडल इंप्लीमेंट करना है तो मेरे पास जो है फिर से जो है हम इंपोर्ट कर देते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, LR2 करते हैं। तो LR2 इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन कर देंगे। फिर से जो है हम LR2 ले रहे हैं। अभी LR2 डॉट फिट करते हैं हम, और LR2 को फिट करेंगे हम x ट्रेन और y ट्रेन के ऊपर। तो इस तरह से जो है मैंने मॉडल को फिट कर दिया अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर। फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपने वैल्यूज को प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा LR2 डॉट प्रेडिक्ट, और इसके अंदर जो है मुझे एक्चुअल वैल्यूज, तो एक्चुअली जो है मुझे इसे x टेस्ट पास करना है। x टेस्ट क्या है, x टेस्ट है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट, और ये मुझे रिजल्ट देगा, और उस रिजल्ट को मैं स्टोर कर दूंगा यहाँ पे y प्रेड में। तो मेरे यहाँ पे जो है रिजल्ट आ गया है। फिर मुझे इसका एक्यूरेसी चेक करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा, या फिर मुझे जो है इसका एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर एरर या फिर बस मीन स्क्वायर एरर चेक करना है। तो उसके लिए जो है मेरे पास ऑलरेडी मीन स्क्वायर्ड एरर को मैं पहले इंपोर्ट कर चुका हूं। मेरे एक्चुअल वैल्यूज किस चीज में प्रेजेंट है, वो है y टेस्ट में, और मेरे प्रेडिक्टेड वैल्यूज किस चीज में प्रेजेंट है, वो है y प्रेड में। अभी इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे जो है हमें नया मीन स्क्वायर्ड एरर मिला है। तो ये वैल्यू है 0.11, और पुराना वैल्यू क्या था, पुराना था 0.84।
तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो सेकंड वाला मीन स्क्वायर्ड एरर है वो काफी कम है जब आप पहले वाले मीन स्क्वायर्ड एरर से कंपेयर करते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड मॉडल है वो सेकंड मॉडल काफी बेटर है पहले मॉडल से। और इसका ये भी रीजन है क्योंकि आपने जो है पहले वाले में जो है बस सेपल विड्थ यूज किया था एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे जो है आप 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज कर रहे हो एक की जगह। तो इससे जो है आपका मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ गई है और मीन स्क्वायर्ड एरर यहाँ पे कम हो गया है। अभी हम और एक केस स्टडी देखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास अभी कोविड-19 का डेटा सेट है और हम देखेंगे ये कोविड-19 कैसे स्प्रेड हुआ है डिफरेंट स्टेट्स इंडिया में। फिर इसके बाद हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पांडास हो गया है, मैटप्लॉटलिब हो गया है, सीबॉर्न हो गया है। तो पांडास हमें पता है डेटा व्रैंगलिंग के लिए होता है, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न जो है हमें विजुअलाइजेशन के लिए चाहिए। इसके बाद डेट टाइम हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे डेटा सेट में जो है कुछ डेट और टाइम के रिलेटेड कॉलम्स है, तो उनको जो है हमें एग्जैक्टली थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो नंपाई ये ऐसे हमने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे। तो जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है हम जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं रन पे क्लिक कर लेता हूं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी इसके बाद जो है हमारा जो फाइल है, तो इस फाइल का नाम है covid19 india.csv। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं covid19 india.csv। तो ये वाला फाइल है, इस वाले फाइल पे जो है हम काम करेंगे। तो क्योंकि ये CSV फाइल है मुझे यहाँ पे pd.read_csv यूज करना पड़ेगा और इसके अंदर जो है मैंने फाइल का नाम दे दिया है। फिर यहाँ पे जो है इसमें एक कॉलम है जिसका नाम है डेट। मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये वाला फाइल है और इसमें जो है आपको एक डेट कॉलम दिखेगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये कॉलम है डेट। तो इसको जो है अगर मुझे डेट्स की तरह यहाँ पे जो है ये एक्चुअली शायद से स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, तो मुझे ये स्ट्रिंग या न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं, मुझे ये डेट वाले फॉर्मेट में चाहिए। तो यहाँ पे पार्स डेट्स इज इक्वल टू जो कॉलम है, कॉलम का नाम यहाँ पे पास कर रहा हूं और मुझे पहले जो है डे चाहिए। तो डे फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू सेट कर दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो इसमें एक्चुअली डे फर्स्ट ही है, तो मुझे वैसे भी यही चाहिए। तो डे फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू सेट किया है और मेरा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को जो है मैं df नामक एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं। तो इसके भी जो है हम रन कर लेता है। तो हमने जो है ऑब्जेक्ट को लोड कर लिया, फाइल को लोड कर लिया। फिर हम जो हमारे पहले 5 रिकॉर्ड है उनको देखेंगे। तो हमने अभी तक ये तो देख लिया, अगर पहले 5 रिकॉर्ड को हमें विजुलाइज करना है तो मुझे हेड मेथड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं df.head यूज कर रहा हूं और रन करता हूं। आप देख रहे हो ये सब जो है कॉलम्स इसमें प्रेजेंट है। एस नंबर ऐसे हमें जो है सीरियल वाइज नंबर मिला है, ये डेट। तो इस डेट पे जो है कितने आपके कंफर्म्ड जो है केसेस है, कितने क्योर्ड केसेस है, कितने डेथ्स हुए हैं और ये सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है। और यहाँ पे टाइम भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है इंफॉर्मेशन 30th जनवरी एक्चुअली। सो 30th जनवरी 2020 का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है और टाइम है 6 PM। फिर आपका जो है ये कौन से स्टेट में, ये है केरला। 30th जनवरी 2020 केरला में जो है एक कंफर्म्ड हुआ है। अभी तक जो है एक केस मिला है 30th जनवरी को केरला में। फिर इसी तरह जो है ये आपका डेट बढ़ गया, यहाँ पे ये हो गया है आपका 1 फरवरी। तो 1 फरवरी में जो है 2 केस मिले हैं। फिर है 3 फरवरी। 3 फरवरी में जो है केरला में 3 केस ऐसे पता चले हैं। तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डेटा फ्रेम में मिल गया है। फिर इसमें जो है मुझे थोड़े बहुत नाम इसमें चेंज करने हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये सब कॉलम एक्चुअली चाहिए नहीं, मुझे इन सभी कॉलम्स में से एक तो मुझे डेट कॉलम चाहिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाला कॉलम चाहिए, क्योर्ड वाला कॉलम चाहिए, डेथ्स वाला कॉलम चाहिए और कंफर्म्ड वाला कॉलम चाहिए। तो कंफर्म्ड नेशनल, कंफर्म्ड फॉरेन और टाइम और एस नंबर वाले जो भी कॉलम्स है उनको मैं हटा दे रहा हूं और बाकी मेरे पास जो बचे हैं उन्हीं कॉलम्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। एक्सट्रैक्ट करके जो है मैं फिर से जो रिजल्ट है उसको डीएफ में स्टोर कर दूंगा। फिर इसके बाद स्टोर करने के बाद मुझे जो है थोड़े बहुत नाम्स, तो यहाँ पे जो ये कैपिटल्स है तो कैपिटल्स को जो है मुझे स्मॉल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डी जो है कैपिटल है तो मैं डी को स्मॉल कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे स्टेट / यूनियन टेरिटरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा है,
मैं अगर यूनियन टेरिटरी है उसको भी स्टेट ही कंसिडर कर रहा हूं, तो उसको जो है कॉलम का नाम बदल के मैंने यहाँ पे स्टेट लिख दिया है। फिर यहाँ पे क्योर्ड सी कैपिटल है उसको हमने स्मॉल कर दिया है। डेथ्स में जो है डी कैपिटल है उसको भी स्मॉल कर दिया है। कंफर्म्ड में सी कैपिटल है उसको भी जो है मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया है। तो df डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू दिस। फिर हम रन करते हैं और जो भी चेंजेस होंगे वो सेट हो गए होंगे। वेरीफाई करने के लिए जो है मैं अभी फिर से df डॉट हेड यूज करूंगा और देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हो ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था। ओरिजिनल डेटा फ्रेम को हमने मॉडिफाई करके जो है ऐसे बना दिया है। इस बार जो है हमारे पास बस 5 कॉलम प्रेजेंट है और ये सभी जो है रिकॉर्ड्स है। तो ये हमें जो है अभी हेड से जो है मुझे पहले 5 रिकॉर्ड मिलता है। इसी तरह अगर मैं आखिरी के 5 रिकॉर्ड देखना चाहता हूं तो मैं टेल मेथड यूज कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने यहाँ पे df डॉट टेल यूज किया है। एक बार इसको रन कर देता हूं तो आप देख रहे हो आखिरी डेट जो इसमें प्रेजेंट है वो है 17 जुलाई का, 17 जुलाई 2020 और आपके पास ये सब स्टेट्स है। तो 17 जुलाई 2020 तक जो है त्रिपुरा में कितने कंफर्म्ड केसेस थे? 2283 इतने कंफर्म्ड केसेस थे। क्योर कितने हुए थे? क्योर हुए 1604 और डेथ कितने हुए? 3। इसी तरह से जो है वेस्ट बंगाल का देख लेता है। तो 17 जुलाई 2020 तक जो है वेस्ट बंगाल में केसेस थे 36,000, क्योर हुए उसमें से 21,000। तो आप देख रहे हो 36,000 में से 21,000 क्योर हो गए और डेथ्स है 1023। फिर है यहाँ पे बाकी जो है जो भी बाकी जो बचे हुए स्टेट्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके बाद ये जो आखिरी डेट है, ये आखिरी डेट का जो है मैं थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाहता हूं। तो इस पूरे डेटा फ्रेम में, ये पूरा डेटा फ्रेम आपका स्ट्रक्चर्ड कैसे है? ये डेट वाइज स्ट्रक्चर्ड हुआ है। तो आपको ये टेल दिखा रहा है, ये इस डेटा फ्रेम में आखिरी डेट होगा। तो इस डेटा फ्रेम में आखिरी डेट है 17 जुलाई 2020 और मैं ये जो आखिरी डेट है उसको एनालाइज करना चाहता हूं। तो यहाँ पे जहां पे भी ये मेरा जो पूरा डेटा फ्रेम है df, तो उसमें जहां पे भी डेट जो है 17 जुलाई 2020 के बराबर है, मैं वो सभी रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूं और उस नए ऑब्जेक्ट का नाम जो है यहाँ पे मैं दे रहा हूं टुडे। तो सारे ऐसे 17 जुलाई 2020 वाले रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, उनको स्टोर कर दिया मैंने टुडे वाले ऑब्जेक्ट में। फिर मैं जो है टुडे को एक बार ग्लांस करता हूं, देखता हूं क्या क्या प्रेजेंट है। इसको एक्चुअली जो है टुडे डॉट हेड कर देते हैं हम और अभी रन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले जो है यहाँ पे अल्फाबेटिकल स्टार्ट हुआ है अंडमान निकोबार। तो 17 जुलाई 2020 पे जो है अंडमान निकोबार में कंफर्म्ड है 180 और 180 में से जो है 133 क्योर हो गए। इसी तरह से 17 जुलाई 2020 आंध्र प्रदेश में जो है 38,000 केसेस थे जिसमें 19,000 जो है क्योर हो गए और 492 डेथ्स है। फिर बिहार का देखते हैं। बिहार में जो है 17 जुलाई 2020 कंफर्म्ड है 21,000 केसेस, क्योर हुए 14,000 केसेस और डेथ्स है 197। तो ये सब हमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे जो भी डेटा है उनको सॉर्ट करना है ये कंफर्म्ड केसेस के हिसाब से। मतलब मुझे जानना है कौन से स्टेट में जो है सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केसेस है 17 जुलाई 2020 तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? टुडे डॉट सॉर्ट वैल्यूज। तो ये जो मेरा टुडे वाला डेटा फ्रेम है यहाँ पे उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूं और सो टुडे डॉट सॉर्ट वैल्यूज। और मुझे सॉर्ट किसके हिसाब से करना है? मुझे सॉर्ट करना है ये कंफर्म्ड कॉलम के हिसाब से और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। मतलब जो सॉर्टिंग करूंगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा इसका मतलब है जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा और जो लोएस्ट वैल्यू रहेगा वो सबसे नीचे रहेगा। और इस रिजल्ट को मैं स्टोर कर रहा हूं मैक्स कंफर्म्ड केसेस में। फिर मैक्स कंफर्म्ड केसेस को जो है मैं यहाँ पे रन कर रहा हूं और आप देख रहे हो ये सब यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केसेस है 17 जुलाई तक वो है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 17 जुलाई 2020 तक आपको जो है 20 ऑलमोस्ट, ये एक्चुअली 2 लाख है, 2,84,000 केसेस और 2,84,000 केसेस में जो है 1,58,000 जो है क्योर हो गए।
फिर अगर हम उसी तरह तमिलनाडु का देखें, तमिलनाडु में जो है 17 जुलाई तक कितने केसेस थे? 1,56,000 जो है कंफर्म्ड केसेस थे, जिसमें से 1,07,000 जो है क्योर हो गए और डेथ्स है यहाँ पे 2,236। तो ये सब जो है हमने कर लिया यहाँ पे। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं जो है टॉप 5 स्टेट जहां पे कंफर्म्ड केसेस है, जो मैक्सिमम कंफर्म्ड केसेस है 17 जुलाई तक, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये मेरा डेटा फ्रेम है मैक्स कंफर्म्ड केसेस। मुझे क्या करना है, मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटका और गुजरात, तो ये टॉप 5 स्टेट्स है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैक्स कंफर्म्ड केसेस, इसमें 0 to 5 इनको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं और इनको स्टोर कर रहा हूं मैं टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड में। और यहाँ पे टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड, एक बार मैं जो है इसके ऊपर और एक सेल यहाँ पे जो है ऐड कर देता हूं और टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड को एक बार हम जो है प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये 2 बार आ गया है यहाँ पे। फिर अभी इसको हम रन करेंगे तो आप देख रहे हो हमने जो है बस जो पहले 5 रिकॉर्ड है, टॉप 5 रिकॉर्ड्स है, उनको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो अभी मुझे जो है एक बार प्लॉट बनाना है इन स्टेट्स के लिए। तो बार प्लॉट बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो है सीबॉर्न यूज कर रहा हूँ। तो सीबॉर्न का जो है हमने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल हमने प्रीवियस केस स्टडी में देखा था, तो उसी चीज को हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे जो मैं फिगर बनाऊंगा उस फिगर का जो है साइज सेट करना है। तो साइज सेट करने के लिए मेरे पास जो है ये सेट मेथड है, तो sns.set, और ये सेट मेथड जो है सीबॉर्न लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो sns.set, फिर यहाँ पे जो है मैं rc करके एक पैरामीटर है जिसके थ्रू मैं इसके फिगर साइज सेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे rc इज इक्वल टू, फिर मैं डिक्शनरी के अंदर जो है इसके जो मेरा की वैल्यू पेयर है यहाँ पे, तो मेरा की क्या है, की है फिगर डॉट फिग साइज, और मेरा वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैं इसका एक्चुअली लेंथ और विड्थ के जो है साइजेस दे दूंगा। तो इसका लेंथ जो है मैंने 15 दिया है और विड्थ जो है मैंने 10 दिया है। तो यहाँ पे जो है मैंने साइज सेट कर दिया। साइज सेट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे बार प्लॉट बना रहा हूं। तो एक्स एक्सिस पे जो है मैं स्टेट को मैप कर रहा हूं। तो आप ये सभी कॉलम्स जो देख रहे हो, इन सभी कॉलम्स में से मैं ये जो स्टेट कॉलम है, स्टेट कॉलम को जो है मैं एक्स एक्सिस पे मैप कर रहा हूं। फिर मेरे पास ये कंफर्म्ड वाला कॉलम है, तो ये कंफर्म्ड वाले कॉलम को जो है मैं वाई एक्सिस पे मैप कर रहा हूं। तो इन दोनों कॉलम्स को तो मैंने मैप कर दिया है। और फिर ये दोनों कॉलम्स आ कहां से रहे, ये दोनों कॉलम आ रहे हैं टॉप स्टेट्स कंफर्म्ड। तो ये जो डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम से जो है ये दोनों कॉलम आ रहे हैं। और ये जो कलर होंगे बार्स के, वो कलर डिटरमिन होगा स्टेट वाले कॉलम से। इसलिए जो है मैंने स्टेट कॉलम को यहाँ पे ह्यू वाले पैरामीटर पे मैप कर दिया है। तो इसको हम रन करते हैं और देखते हैं अभी रिजल्ट क्या आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये खूबसूरत सा यहाँ पे बार प्लॉट आ गया है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है ये सब स्टेट्स है और वाई एक्सिस पे आप देख रहे हो कंफर्म्ड केसेस है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केसेस है, फिर तमिलनाडु, फिर दिल्ली, फिर कर्नाटका और फिर गुजरात। और ये जो डिफरेंट बार्स है उनके कलर्स डिटरमिन हुए हैं स्टेट कॉलम से। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है महाराष्ट्र में जो है ऑलमोस्ट 2 लाख से जो है 2 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस है। गुजरात में जो है 50,000 से कम कंफर्म्ड केसेस है। तो जब आप किसी भी ग्राफ को देखते हो तो ग्राफ से जो है इंफॉर्मेशन निकालना काफी आसान हो जाता है। तो ये जो है हमने जो कंफर्म्ड केसेस थे उसके लिए कर दिया है। इसी तरह से जो है मैं क्या करना चाहता हूं, मैं नंबर ऑफ डेथ्स है उसको भी करना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो मेरा ये टुडे वाला एक्चुअली डेटा फ्रेम था, तो यहाँ पे मैक्स कंफर्म्ड केसेस वाला जो है ऊपर है। तो ये जो है मेरा टुडे, जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है मेरा, इस टुडे में से जो है मुझे क्या करना है, इसके पहले हमने जो है ये कंफर्म्ड केसेस का किया था, इसी तरह से जो है हम जो डेथ्स होंगे डेथ्स का भी एनालाइज करेंगे। तो मैं नीचे आ जाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो है फिर से मेरा जो टुडे वाला डेटा फ्रेम है इसको मैं सॉर्ट कर रहा हूं, बट सॉर्ट में किस कॉलम से कर रहा हूं, जो डेथ्स वाला कॉलम है उसके हिसाब से कर रहा हूं। फिर से असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। जब मैं असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स सेट करूंगा तब जो है जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा डेथ वाले कॉलम में वो सबसे ऊपर रहेगा, और जो लोएस्ट वैल्यू रहेगा डेथ वाले कॉलम में वो सबसे नीचे रहेगा। और इस रिजल्ट को मैं स्टोर कर रहा हूं मैक्स डेथ
केसेस में, और फिर उसको हम प्रिंट आउट करते रहे। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केसेस भी जो है इसी में थे, और सबसे ज्यादा डेथ्स भी जो है महाराष्ट्र में ही है 17 जुलाई तक। तो 17 जुलाई 2020 तक आप देख रहे हो ज्यादातर डेथ्स जो है इसमें महाराष्ट्र में है, और कितने हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख से भी ज्यादा है। तो ये एक्चुअली 10,000 है, 1 लाख नहीं है। सो ये कितने हैं, 11,194 डेथ्स है महाराष्ट्र में 17 जुलाई तक। फिर सेकंड प्लेस पे आप देख रहे हो, सेकंड प्लेस पे है 3,545। तो आप ये डिफरेंस देख रहे हो महाराष्ट्र और दिल्ली में 17 जुलाई तक, ऑलमोस्ट ये जो है ट्रिपल है, ट्रिपल से भी ज्यादा है एक्चुअली नंबर ऑफ डेथ्स की जब बात करें महाराष्ट्र और दिल्ली का जब हम कंपेयर करते हैं, तो इतना ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। तो फिर मुझे जो है अभी इसी चीज का जो है सबसे पहले मैं टॉप 5 जो स्टेट्स है डेथ में उनको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मैक्स डेथ केसेस फिर से जो है यहाँ पे मैं कंडीशन दे रहा हूं 0:5, और इसको मैं स्टोर कर रहा हूं टॉप स्टेट्स डेथ में। फिर इसको रन कर दूंगा। फिर इसके बाद जो है मैं एक बार प्लॉट बना रहा हूं। तो बार प्लॉट बनाने के लिए फिर से जो है यहाँ पे sns.bar plot, इस बार जो है x पे फिर से जो है स्टेट हो जाएगा, बट y पे जो है कंफर्म्ड की जगह मैं डेथ्स वाले कॉलम को मैप कर रहा हूं। और ये डेटा कहां से आ रहा है, डेटा आ रहा है यहाँ पे टॉप स्टेट्स डेथ। फिर से जो कलर होंगे बार्स के वो जो है फिर से जो है स्टेट कॉलम से डिटरमिन होगा, और अभी इसको हम रन कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो ये वाला जो बार है ये महाराष्ट्र को इंडिकेट कर रहा है, और महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा डेथ हुए 10,000 से ज्यादा। फिर आप ये जो डिफरेंस देख रहे हो दिल्ली में जो है 4,000 से कम है। तो आपको क्लियरली ये बार के साइज में जो है ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। फिर ये जो 4 है, ये जो 4 स्टेट्स में इतना ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। फिर इसके बाद जो क्योर्ड केसेस है, हमारे जो टुडे वाला कॉलम था उसमें क्योर्ड वाला भी एक कॉलम था, तो हम अभी इसको एनालाइज करेंगे। तो फिर से जो है मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा क्योर्ड कॉलम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो है टुडे डॉट सॉर्ट वैल्यूज यूज किया है, और यहाँ पे क्योर्ड कॉलम को जो है मैं बाई पे असाइन कर रहा हूं। तो इस डेटा सेट को जो है मैं क्योर्ड कॉलम के हिसाब से जो है सॉर्ट कर रहा हूं, और असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि मुझे जो है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। और इस रिजल्ट को मैं स्टोर कर रहा हूं मैक्स क्योर्ड केसेस। फिर इसको मैं रन कर देता हूं, और ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो आप देख रहे हो जो सबसे ज्यादा क्योर्ड केसेस है वो भी एक्चुअली महाराष्ट्र में ही है। तो महाराष्ट्र में आप देख रहे हो कितने हैं, एक्चुअली ये 1,58,000, सो 1,58,000 क्योर्ड केसेस है महाराष्ट्र में 17 जुलाई तक। फिर उसके बाद है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में 1,07,000 है ये एक्चुअली। फिर इसके बाद आता है दिल्ली। तो दिल्ली में जो है दिल्ली में 97,000 क्योर्ड केसेस है। फिर से मुझे क्या करना है, फिर से जो है जो टॉप 5 स्टेट्स है जहां पे सबसे ज्यादा क्योर्ड केसेस है उनको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। तो मैक्स क्योर्ड केसेस यहाँ पे 0:5 हो जाएगा, और इस चीज को मैं रन कर रहा हूं। फिर से जो है मैं इस चीज का विजुअलाइजेशन यहाँ पे कर देता हूं। तो अभी जो है एक्स एक्सिस पे स्टेट आ जाएगा, वाई एक्सिस पे जो है क्योर्ड आ जाएगा, और जो डेटा है डेटा आ रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट से, और जो डिफरेंट कलर्स होंगे बार्स के वो डिटरमिन होंगे स्टेट वाले कॉलम से। फिर यहाँ पे मैं plt.show यूज कर रहा हूं, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये सभी बार प्लॉट्स बन गए। फिर इसके बाद जो है मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का जो स्टेट है उसको एनालाइज करना चाहूंगा। तो मेरा जो डीएफ वाला जो सबसे पहले जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था डीएस, उसमें से जो है जहां पे भी रिकॉर्ड में जो है ये स्टेट वाला जो कॉलम है, उस स्टेट वाले कॉलम में जहां पे भी वैल्यू जो है महाराष्ट्र के बराबर है, मैं उन सभी रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके जो ऑब्जेक्ट है उसमें स्टोर कर रहा हूं ऐसे। फिर उसके बाद मैं एक बार इस वाले ऑब्जेक्ट को एक बार ग्लांस कर देता हूं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो स्टेट कॉलम है इसमें सभी वैल्यूज महाराष्ट्र से डिटरमिन हो रहा है, और आप डेट यहाँ पे देख रहे हो। तो महाराष्ट्र में जो है आपका यहाँ पे जो कोविड का ये कंफर्म्ड केसेस थे ये 9 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है 17 जुलाई तक। तो महाराष्ट्र में 9 मार्च को जो है 2 कंफर्म्ड केसेस थे, और 17 जुलाई को जो है ये 2,84,000 केसेस हो गए। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीनों में आप देख रहे हो कितने ज्यादा केसेस बढ़ गए। 5 महीनों में 2,80,000 केसेस आ गए महाराष्ट्र में। तो ये आपको इंफॉर्मेटिव जो है पूरा इंसाइट्स मिल रहा है इस वाले डेटा फ्रेम से यहाँ पे। फिर मुझे क्या करना है,
मुझे डेट के हिसाब से जानना है कि ये जो 5 महीनों में कंफर्म्ड केसेस का जो ये जैसे केसेस बढ़ रहे, ये केसेस कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार जो है मैं एक लाइन प्लॉट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे एक्स एक्सिस पे जो है अभी डेट आ जाएगा और वाई एक्सिस पे जो है कंफर्म्ड केसेस आ जाएगा। और डेट के हिसाब से जो है मुझे जानना है ये कंफर्म्ड केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। तो अभी एक्स एक्सिस पे डेट को मैप कर दिया है, वाई एक्सिस पे जो है मैंने यहाँ पे एक्चुअली कंफर्म्ड को मैप कर दिया है। और ये दोनों कॉलम आ रहे हैं महा ऑब्जेक्ट से। और जो लाइन है मेरा, लाइन को मैंने ग्रीन कलर यहाँ पे सेट किया है। तो अभी हम इसको रन कर देते हैं और आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे डेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं 22 मार्च से और जा रहा है यहाँ पे 22 जुलाई तक। तो आप देख रहे हो इनिशियली ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 जून तक जो है ज्यादा कोई आपको ये स्पाइक नहीं दिख रहा है नंबर ऑफ केसेस में। तो मार्च से लेकर जून या फिर एक्चुअली ये मार्च अप्रैल मई है, तो ये मार्च से लेकर मई तक जो है आपको ज्यादा कुछ स्पाइक नहीं दिख रहा है। बट 1 मई से जो आपको स्पाइक है ये ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल लाइन दिख रहा है ये शायद से जो है 1 मई से स्टार्ट हुआ है। 1 मई को जो है शायद से कुछ भीड़ जो है कहीं पे शायद से बहुत ज्यादा जम गया होगा, बहुत सारी जगहों पे महाराष्ट्र में, उसके वजह से जो है काफी स्प्रेड हो गया होगा। तो 1 मई से लेकर जो है 22 जुलाई तक जो है ये बहुत ज्यादा रैपिडली यहाँ पे बढ़ गया है। तो अभी इसी तरह से जो है मैं डेट वाइज जो डेथ्स इंक्रीज हुआ है महाराष्ट्र में उसको भी एनालाइज करना चाहूंगा। तो फिर से जो है मैं लाइन प्लॉट यूज कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पे जो है मैंने डेट को मैप कर दिया है, वाई एक्सिस पे जो है मैंने नंबर ऑफ डेथ्स को मैप किया है और ये दोनों कॉलम आ रहे हैं महा वाले ऑब्जेक्ट से और इसका कलर मैं दे रहा हूं रेड। तो इसको हम रन करते हैं, फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर से आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मई तक जो है ज्यादा कुछ डेथ्स नहीं है। फिर 1 मई से यहाँ पे भी जो है यहाँ पे ये इंक्रीमेंटल तो हो रहा है। फिर यहाँ पे ये शायद से जो है हमारा 22 जून या फिर कुछ 15 जून के आसपास होगा। तो 15 जून पे जो है आप ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट देख रहे हो, तो शायद से एक दिन या फिर 2 दिन में जो है 4000 से ये ऑलमोस्ट जो है शायद से 5800, तो शायद से 2 दिन में जो है कुछ हजार से ज्यादा डेथ हो गई। तो ये काफी फिर से जो है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो पीक है ये पीक तो मतलब और स्टीप होते ही जा रहा है यहाँ पे। तो ये ऑलमोस्ट 1 जुलाई से लेकर शायद से 22 जुलाई तक जो पीक स्टार्ट हुआ है वो उसके बाद बढ़ते ही जा रहा है यहाँ पे। फिर इसी तरह से जो है हम केरला का भी एनालाइज करेंगे। तो हमारा ओरिजिनल जो डेटा फ्रेम है डीएफ, तो डीएफ डॉट स्टेट इज इक्वल टू केरला सेट किया है। मतलब जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें से बस मैं वही वाले रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं जहां पे स्टेट का वैल्यू जो है केरला हो, और इनको जो है मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूंगा और उस नए ऑब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पे केरला सेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देख रहे हो, तो फर्स्ट यहाँ पे एंट्री है 30 जनवरी का। तो 30 जनवरी को नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस जो है 1 है और 17 जुलाई को नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस है 10,000। तो यहाँ पे लग रहा है कि जो केरला का स्टेट है, इस स्टेट ने जो महाराष्ट्र के स्टेट से ज्यादा अच्छे से मैनेज किया है पैंडेमिक को स्प्रेड होने से। तो महाराष्ट्र में जो है मार्च से लेकर वहां पे जो है जुलाई तक जो डेटा था, तो मार्च से लेकर जुलाई तक ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस हो गए थे। यहाँ पे केरला में आप देख रहे हो जैन को ही आपको पहला केस मिला है और 30 जैन से लेकर 17 जुलाई तक ये जो है कंट्रोल्ड यहाँ पे बढ़ा है। तो 17 जुलाई तक जो है यहाँ पे 10,275 कंफर्म्ड केसेस है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे फिर से जो है जो नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस पे वो डेट वाइज कैसे बढ़ रहा है वो देखना है। तो एक्स एक्सिस पे जो है मैंने डेट को मैप कर दिया है और वाई एक्सिस पे जो है मैंने कंफर्म्ड को मैप कर दिया है और ये दोनों कॉलम जो है केरला से आ रहा है। फिर कलर जो है मैंने ग्रीन सेट कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो है फिर से ऑलमोस्ट यहाँ पे फरवरी या फिर जनवरी से लेकर यहाँ पे शायद से मई के एंडिंग तक या फिर जून के स्टार्टिंग तक जो है, तो मई का बीच के मान के चलते हैं, तो जो है मिड मई तक जो है केरला में ज्यादा कुछ कंफर्म्ड केसेस नहीं मिले। मिड मई से जो है यहाँ पे स्पाइक स्टार्ट हुआ है। मिड मई से लेकर आप जो यहाँ पे ये इंक्रीमेंटल देख रहे हो ये एक्सपोनेंशियली फिर से जो है बढ़ता जा रहा है यहाँ पे केरला में। फिर इसके बाद इसी तरह जो है डेथ्स का मुझे देखना है।
अभी एक्स एक्सिस पे डेट मैप कर दिया है, वाई एक्सिस पे जो है डेट्स मैप कर दिए, और ये दोनों कॉलम आ रहा है अभी केरला वाले ऑब्जेक्ट से, और कलर है इसका रेड। तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये फरवरी से लेकर या फिर जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको कोई डेट्स नहीं दिखेंगे। फिर अप्रैल से लेकर यहाँ पे जून तक जो ये थोड़े से डेट्स आपको दिख रहे हैं। फिर जून से लेकर जुलाई तक आपको जो है ये फिर से जो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ दिख रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर इसके बाद फिर से हमारे पास जम्मू कश्मीर का भी ऐसे ही हम जो है देखेंगे। तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, उसमें से जहां पे भी रिकॉर्ड्स है जम्मू कश्मीर के उनको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 मार्च को जो है एक कंफर्म्ड केस है, और 13 जुलाई को जो है यहाँ पे आपको एक्चुअली 17 जुलाई को जो है आपको 12,000 केस यहाँ पे दिख रहा है। फिर से मुझे जानना है डेट वाइज जो है कंफर्म्ड केसेस यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है। तो एक्स पे जो है मैंने डेट को मैप कर दिया, वाई पे जो है मैंने कंफर्म्ड को मैप कर दिया है। और यहाँ पे देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ पे देख रहे हो इनिशियली यहाँ तक कुछ ज्यादा केस नहीं है, यहाँ पे भी जो है शायद से मई के टाइम में जो है यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ना स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से जो हम डेथ को भी देखते हैं, अभी एक्स एक्सिस पे डेथ है और वाई एक्सिस पे डेथ है और एक्स एक्सिस पे डेट है। तो इसको जो है हम रन कर देते हैं, और अभी आप देख रहे हो यहाँ पे भी जो है सेम सिचुएशन है, मई से जो है आपके नंबर ऑफ डेथ्स एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। तो अभी तक जो है हमने पूरा डेटा मैनिपुलेशन और डेटा विजुअलाइजेशन किया है। इसके बाद टाइम आता है लीनियर रिग्रेशन का। तो अभी जो है हम फाइनली हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन मॉडल इंप्लीमेंट करना होगा तो मुझे अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे फ्रॉम sklearn.model selection import train test split, तो जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरा जो महाराष्ट्र वाला जो डेटा फ्रेम था उसके ऊपर मैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा। तो उसको एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये है हमारा महाराष्ट्र वाला डेटा फ्रेम, और मुझे इस महाराष्ट्र वाले डेटा फ्रेम में मुझे क्या जानना है, मैं जो है डेट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ले रहा हूं, और जो कंफर्म्ड कॉलम है यहाँ पे इसको मैं डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ले रहा हूं। मतलब मुझे ये जानना है कि डेट के हिसाब से अगर मैं डेट दूं तो इस डेट पे जो है कितने कंफर्म्ड केसेस होंगे ये जानना है मुझे। तो इस तरह से जो है मैंने डेट को यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है, कंफर्म्ड केसेस को डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया है। एक्स और वाई हो गया। तो एक्स और वाई के बाद जो है मुझे इन दोनों को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड करना है। तो जो मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इंपोर्ट किया था उसके अंदर मैं यहाँ पे x और y को पास कर दे रहा हूं। टेस्ट साइज को फिर से मैं 0.3 सेट कर रहा हूं, मतलब 30% रिकॉर्ड्स जो है टेस्ट सेट में होंगे, 70% रिकॉर्ड्स जो है ट्रेन सेट में होंगे। तो यहाँ पे x ट्रेन x टेस्ट, y ट्रेन y टेस्ट। तो जो x ट्रेन है ये आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ट्रेनिंग सेट है, x टेस्ट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट है, y ट्रेन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेन सेट है, और y टेस्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्ट सेट है। फिर से इसको हम रन कर देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने ऐसे अपने पूरे डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में डिवाइड कर लिया है। फिर इसके बाद मुझे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम sklearn.linear model import linear regression। तो इसको जो है मैंने ऐसे इंपोर्ट कर दिया है। फिर मुझे लीनियर रिग्रेशन का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा LR इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और मैं फिर से यहाँ पे जो है y ट्रेन। तो y ट्रेन क्या है, यहाँ पे जो है मेरे एक्चुअली नंबर ऑफ जो अभी तक कंफर्म्ड केसेस है ये दिखाई दे रहा है। तो डिपेंडेंट y ट्रेन मेरा एक्चुअली डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मुझे नंबर ऑफ जो कंफर्म्ड केसेस अभी तक है वो दिखाएगा। तो नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो फिर मुझे मॉडल इसको फिट करना है किस पे, ट्रेनिंग सेट पे। तो मेरा ट्रेनिंग सेट क्या है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं इसको रीशेप कर रहा हूं दोनों एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो है आपका ट्रेनिंग सेट में ये एक्चुअली डेटा फ्रेम है। तो डेटा फ्रेम में अगर आपने सीखा है तो डेटा फ्रेम क्या है, एक लेबल्ड एरे है, और यहाँ पे लेबल्स है। तो मुझे जो लेबल्स है उनको हटा देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स ट्रेन डॉट रीशेप -1 तो आपके जो लेबल्स है यहाँ पे वो हट जाएंगे। इसी तरह से जो आपका वाई ट्रेन है, वाई ट्रेन को भी मैं रीशेप कर रहा हूं और यहाँ पे लिख रहा हूं -1 1।
तो ये भी जो है रीशेप हो जाएगा और लेबल्स हट जाएंगे, और इस तरह से जो है मैंने इस मॉडल को फिट कर दिया है अपने ट्रेनिंग सेट पे। फिर इसके बाद जो है ये मेरा टेल है यहाँ पे, और इसमें आपको कुछ वैल्यूज दिख रहा है। तो मेरा आखिरी डेट है यहाँ पे जो देख रहे हो 7th, एक्चुअली ये है 17 जुलाई 2020, और इसमें जो है आपको नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस दिखाई दे रहा है। तो फिर इसमें जो है एक्चुअली आपको डेट को जो है मुझे यहाँ पे एक आर्बिट्ररी इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको डेट को जो है एक कोई वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा तो मुझे जो है इसका एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगा। तो इसको मैं एक्चुअली रन कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको और एक सेल दिखा के ऊपर लिखता हूं इंसर्ट सेल अबाव। तो यहाँ पे जो हमने मॉडल फिट कर दिया है, मॉडल फिट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पे वैल्यूज प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक जो है डेट मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे नया डेट दे रहा हूँ lr.predict np.array। तो यहाँ पे जो है अगर मैं 19th को कितने कंफर्म्ड केसेस है वो प्रिडिक्ट करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 2020-7-19। इसको रन करते आप देख रहे हो वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका एक्चुअली ये केस है क्योंकि ये हमने जो मॉडल बनाया है ये बहुत ही ज्यादा खराब है। तो आप जो है पीछे जाके जो भी हाइपर पैरामीटर्स है उनको ट्यून कर सकते हो। यहाँ पे हमने बस एक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, और वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डेट। और यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, हमने जो है एग्जैक्टली जो है इस डेट को हमने कन्वर्ट नहीं किया है डेट टाइम में। और हम लीनियर रिग्रेशन में जो है नॉर्मली हम डेट्स को ऐसे पास नहीं कर सकते, हमें डेट्स को जो है ऑर्डिनल वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑर्डिनल वैल्यूज क्या होते हैं, मतलब नंबर्स, आपके सीक्वेंस नंबर्स होने चाहिए। अगर सीक्वेंस नंबर्स है तभी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह आप ले सकते हो, वरना नॉर्मली आप डेट को जो है यूज नहीं कर सकते लीनियर रिग्रेशन में। तो ये जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो यहाँ पे मॉडल बनाया है वो बहुत ही आपको गलत जो है यहाँ पे आपको वैल्यू या फिर यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। तो फिर बाद में जाके आप इसको ट्वीक कर सकते हो। तो इसी बात पे जो है हमने अपना सेकंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी यहाँ पे बना दिया है ये कोविड-19 डेटा सेट पे। हमने जो है लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे आने की बारी है। तो उससे पहले जो है हम बस थोड़ा सा एक ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं लीनियर रिग्रेशन का। तो हमने लीनियर रिग्रेशन में इतना तो समझ लिया है कि एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो हमने यहाँ पे ये जीआरई स्कोर और सीजीपीए का एग्जांपल देखा था। एक्स एक्सिस पे जो है हमने सीजीपीए मैप किया और ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और ये सीजीपीए से हम लोग जीआरई स्कोर कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन के साथ, और ये है लीनियर रिग्रेशन का बेसिक। फिर अभी हम इसके साथ एक प्रॉब्लम समझते हैं। तो अभी जो है हम एक कंप्लीटली डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अभी मुझे एक रिलेशनशिप जानना है। विराट कोहली ने मान लीजिए जो है कुछ रन्स बनाए, तो विराट कोहली का स्कोर और इंडिया ने मैच जीता या हारा इसके बीच में मुझे जो है रिलेशनशिप समझना है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है रिजल्ट ऑफ द मैच, या तो इंडिया जीतेगा या फिर इंडिया हारेगा। यहाँ पे बस मैंने दो रिजल्ट लिए हैं, टाई या फिर ड्रॉ का जो है सिनेरियो मैंने नहीं लिया है। और दूसरा वेरिएबल है रन्स बाय विराट कोहली। तो अगर यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पोज करूं, तो अगर मान लेते हैं विराट कोहली ने 57 रन्स बनाए, तो मुझे जानना है कि इंडिया क्या मैच जीतेगा या फिर हारेगा। क्या मैं ये वाला क्वेश्चन लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व कर सकता हूं? वेल, लीनियर रिग्रेशन में क्या करना है हमें, अगर मान लेते हैं ये सब जो है आप देख रहे हो ये रन्स है, राइट, ये जो है मान लेते हैं विराट कोहली, एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो रन्स बाय विराट कोहली। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है विराट कोहली ने शायद से 10 रन बनाए और इंडिया मैच हार गया। यहाँ पे विराट कोहली ने शायद से 25 रन बनाए, यहाँ पे भी जो है इंडिया मैच हार गया। यहाँ पे शायद से 75-80 ऐसे बनाए, यहाँ पे भी जो है इंडिया मैच हार गया। ये वाले जो देख रहे हो इसको हम 60 समझ लेते हैं, इसको 80 समझ लेते हैं, इसको 98 समझ लेते हैं। तो ये तीन केसेस है जहां पे जो है इंडिया मैच जीत गया है।
तो अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, क्या मुझे ये रिलेशनशिप बताएगा? नहीं, क्योंकि ये आपका लीनियर रिग्रेशन है। आपका जो लीनियर लाइन है वो एग्जैक्टली आपको जो y वाला है, y में आपको 0 या 1 नहीं बताता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन जो है आपका 0 के नीचे भी जाएगा, 1 के ऊपर भी जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं, अगर विराट कोहली मान लेते हैं अगर 150 रन बनाता है, तो अगर इस लाइन को मैं और ऊपर एक्सटेंड करूं तो ये वैल्यू जो है शायद से 3 या 4 हो जाएगा। बट विन का वैल्यू 3 या 4 नहीं हो सकता। विन का वैल्यू जो है 1 है, लॉस का वैल्यू 0 है। वाई में जो है मेरे पास बस दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो 1 या तो 0, और बीच में जो है वो 0 पॉइंट समथिंग वाले रेंज है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए जो है मैं लीनियर रिग्रेशन यूज नहीं कर सकता। और यहाँ पे आप देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एक वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, हम क्लासिफाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली इस एग्जाम्पल में क्लासिफिकेशन ये है कि या इंडिया मैच जीतेगा या फिर इंडिया मैच हारेगा, 0-1, यस नो, विन लूज। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम आता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो है कर्व समझते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे कर्व देख रहे हो, इस कर्व को जो है हम सिग्मॉइड कर्व या फिर एस कर्व बोलते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में जहां पे भी जो है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन है। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब जहां पे आपके पास जो है बस दो ही कैटेगरी है, 0-1, यस नो, विन लॉस। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है हम एक सिग्मॉइड कर्व बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो है हमारे पास 3 स्कोर्स है, ऊपर भी 3 स्कोर्स है, बट रिजल्ट में जो है आपका 1 या 0 ही हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करके एक सिग्मॉइड कर्व बनाया है। तो सिग्मॉइड कर्व जो है आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये एस वाले शेप में होता है। और ये जो है हमें बताएगा कि इंडिया की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे, रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो विराट कोहली ने अगर यहाँ पे शायद से जो है 10 रन बनाए, इंडिया मैच हारेगा। विराट कोहली ने शायद से 20 रन बनाए, इंडिया मैच हारेगा। विराट कोहली ने जो है शायद से 30 रन बनाए, इंडिया मैच हारेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे यहाँ पे रन्स बढ़ रहे हैं, इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रही है। जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेकर 1। आपका कभी जो है जीतने की प्रोबेबिलिटी या फिर हारने की प्रोबेबिलिटी जो है 1 से ज्यादा या फिर 0 से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देख रहे हो, इससे हमें पता चल रहा है कि मान लीजिए अगर विराट कोहली ने जो है, अगर इसको हम 70 मान के चले, तो अगर विराट कोहली ने 70 से ज्यादा रन्स बनाए तो हम इंडिया जो है डेफिनेटली मैच जीतेगा। तो ये जो है 3 सिनेरियो, ये 70 मान के चलते हैं, ये 85 मान के चलते हैं, ये 95 मान के चलते हैं। तो ये सब चीजें जो है, इन चीजों में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। अभी हम और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो जैसे मैंने आपको बोला है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे हमें एक और चीज जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं, हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल रहता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये स्मोकिंग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कैंसर। तो मैं जानना चाहता हूं अगर स्मोकिंग का और कैंसर का क्या रिलेशनशिप है। तो मान लेते हैं ये सर्वे जो है किसी हॉस्पिटल में किया गया है, और यहाँ पे जो है जो भी लोग स्मोक करते हैं उनका एक कॉलम है, और जिनका भी जो है कैंसर है उनका भी एक कॉलम है। तो मैं इस वैल्यू से जानना चाहता हूं, तो अगर कोई बंदा स्मोक करता है या फिर नहीं करता है, उस बेसिस पे मैं जानना चाहता हूं उस बंदे को कैंसर है कि नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल जो है कैटेगोरिकल है नेचर में। यहाँ पे बस दो ही कैटेगरीज मिलेंगे, वो है यस या नो। और ऐसे सिचुएशन में भी जो है हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं।
तो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बेसिक फंडामेंटल तो जान लिया है। अभी हम सिग्मॉइड कर्व का जो है ये इक्वेशन देखते हैं। तो आपने जो एस कर्व देखा था, वो एस कर्व का जो है फॉर्मूला ये होता है e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x। जैसे आपका लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसी तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो है ये फॉर्मूला रहता है e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x। तो मैं आपको जो है इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का या फिर सिग्मॉइड कर्व का एक एग्जांपल देता हूं एक्सेल शीट में। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना एक्सेल शीट खोल दिया है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे रैंडमली लिस्ट डाउन कर दूंगा। मैं यहाँ पे शायद से -10 से लेकर जो है 10 तक वैल्यूज यहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू -10 देता हूँ और यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे A1 प्लस 1 कर देता हूँ। ये -9 हो गया है, इसको मैं नीचे तक जो है ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास वैल्यूज आ गए -10 से लेकर 10 तक। और अभी मैं इन सभी वैल्यूज पे जो है अपना सिग्मॉइड कर्व एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। तो सिग्मॉइड कर्व का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू वाला सिंबल दे देता हूं यहाँ पे, एक्सपोनेंट ऑफ e पावर x। तो e पावर यहाँ पे वैल्यू क्या है मेरा a1, तो एक्सपोनेंट ऑफ a1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स में जो है 1 प्लस एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो है मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ फॉर्मूला को अच्छे से, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ फिर से जो है यहाँ पे a1 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x जो है ये हमारा फॉर्मूला हमने सेट कर दिया। यस कर देते हैं और यहाँ पे जो है मैंने इस वैल्यू पे अपना सिग्मॉइड कर्व एस्टैब्लिश कर दिया है। मुझे ये सिग्मॉइड कर्व सभी वैल्यूज के लिए जो है यहाँ पे वही इंप्लीमेंट करना है और मैंने कर दिया है। फिर इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक सिग्मॉइड कर्व बनाना है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास एक लाइन का ऑप्शन होगा, ये देख रहे हो यहाँ पे जो है इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट और बस यहाँ पे 2D लाइन। तो आप देख रहे हो मैंने जो है एक सिग्मॉइड कर्व बना दिया है इन सभी पॉइंट्स पे यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस पे देख रहे हो आपके जो है ये सभी पॉइंट्स है और वाई में आपका जो रिजल्ट है आपका जो है 0 और 1, राइट। आपके जो है दो पॉसिबल वैल्यू 0 और 1, बाकी जो है आपका पूरा प्रोबेबिलिटी होगा। तो मान लेते हैं अगर x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू अगर 11 हुआ तो ये y का प्रोबेबिलिटी जो है 0.57 ऐसे कुछ होगा। इसी तरह से जो है अगर x का वैल्यू जो है 13 हो गया, फिर यहाँ पे जो है y का वैल्यू जो है या फिर y का प्रोबेबिलिटी 0.9 के आसपास होगा। तो इस तरह से जो है हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से काम कर सकते हैं। अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब हमारे पास एक डेटा सेट है जो कि एक फिनेंशियल डेटा सेट है, वहाँ पे हम लोग जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ ये क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है उनको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे numpy को इम्पोर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो numpy जो है न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और उसको मैंने यहाँ पे एलियास दे दिया है np। फिर मैं मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैटप्लॉटलिब में एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम है pyplot और उसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस एलियास से plt। फिर मुझे डेटा व्रैंगलिंग के लिए भी एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया है import pandas as pd। फिर मेरे पास और एक विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी है जो कि seaborn है। तो seaborn को आप एक एडवांस विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी समझ सकते हो और ये seaborn जो है मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही बना हुआ है। तो अगर हमें seaborn के साथ काम करना है तो हमें मैटप्लॉटलिब की जरूरत भी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने seaborn इंपोर्ट कर लिया है और क्योंकि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंप्लीमेंट करना है, हमें एक जो है ML एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने के लिए एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी और वो यहाँ पे sklearn है। तो मैं यहाँ पे जो है रन कर देता हूँ और वेट करता हूँ ये सब लाइब्रेरीज के इंपोर्ट होने के। तो ये सब लाइब्रेरीज इंपोर्ट होने में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा।
तब तक हम जो है हमारा यहाँ पे CSV फाइल भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेरे CSV फाइल का नाम है default.csv, और अगर मुझे कोई भी अगर CSV फाइल इंपोर्ट करना है तो मुझे जो है read_csv की जरूरत पड़ेगी। तो ये read_csv मेथड pandas लाइब्रेरी में प्रेजेंट होता है। तो मैं इसको यूज करके जो है इस वाले फाइल को लोड कर रहा हूँ और इसको मैं डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। और फिर मैं इसके जो है पहले 5 रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ। तो अगर मैं इनके पहले 5 रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ तो मैं हेड मेथड यूज कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे रन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ये सब कॉलम्स प्रेजेंट है मेरे पास, डिफॉल्ट, स्टूडेंट, बैलेंस और इनकम। तो इन कॉलम्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डिफॉल्ट कॉलम है, और ये डिफॉल्ट कॉलम से हमें पता चलता है कि अगर ये बंदा जो है अपना लोन रीपे कर पाएगा या फिर नहीं। तो यहाँ पे नो का मतलब है कि ये डिफॉल्टर नहीं है, अगर यस का मतलब है कि ये डिफॉल्टर होगा। तो जहां पे भी यहाँ पे नो है इसका मतलब ये कि अपना लोन जो है रीपे कर लेगा। अगर यहाँ पे यस है कहीं पे इसका मतलब है कि वो अपना लोन जो है रीपे नहीं कर पाएगा। फिर हमारे पास ये स्टूडेंट कॉलम है, ये बस हमें बताएगा कि ये बंदा जो है स्टूडेंट है कि नहीं है। तो नो मतलब नॉट अ स्टूडेंट, यस मतलब ये स्टूडेंट है। फिर हमारे पास ये दोनों कॉलम है, एक है आउटस्टैंडिंग बैलेंस का, दूसरा है इनकम। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब हर महीने जो है और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया है, और यहाँ पे इस बंदे का इनकम मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस बंदे का इस महीने में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 729, और इस बंदे का ये शायद से मंथली इनकम समझ लेते हैं, और इसका मंथली इनकम हो गया है 44,361। तो इसके बाद जो है मुझे इस डेटा फ्रेम का शेप देखना है। शेप मतलब ये मुझे इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट शेप पे जो है रन कर रहा हूँ, और इससे जो है मुझे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल रहे हैं। आप देख रहे हो जो है यहाँ पे 10,000 रिकॉर्ड्स है और 4 कॉलम प्रेजेंट है। फिर मेरे पास ये जो दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स है उनको मैं थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं न्यूमेरिकल कॉलम्स के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ तो मैं डिस्क्राइब मेथड को यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट डिस्क्राइब यूज कर रहा हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ। आप देख रहे हो मुझे इन दोनों कॉलम्स के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया है। तो अगर मुझे जानना है कि ये पूरे डेटा फ्रेम में मिनिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, आपको जो यहाँ पे 0 दिख रहा है, मतलब ऐसे काफी लोग हैं जिनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ है ही नहीं। इसी तरह से मुझे जानना है कि इस पूरे डेटा फ्रेम में मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2654। तो ये पूरे 10,000 जो बोरोवर्स है उसमें एक ऐसा बोरोवर है जिसका जो है ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2654 है। इसी तरह से हम इनकम का भी जो है थोड़ा बहुत एनालाइज कर लेते हैं। अगर मुझे ये पूरे 10,000 बोरोवर्स का मुझे एवरेज सैलरी देखना है तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आप देख रहे हो ये 10,000 बोरोवर्स का एवरेज सैलरी 33,516 है। और अगर मुझे मिनिमम देखना है तो आपको मिनिमम इनकम यहाँ पे दिखेगा जो कि है 771, और मैक्सिमम इनकम भी यहाँ पे दिख जाएगा जो कि है 73,554। तो इस तरह से जो है हमने दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स को थोड़ा बहुत एनालाइज कर लिया है। इसके बाद हम ये न्यूमेरिकल कॉलम्स जो है उनका बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। तो बॉक्स प्लॉट हमें 5 नंबर समरी देता है। तो यहाँ पे 5 नंबर समरी क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 70 परसेंटाइल। तो मुझे अगर ये जो है 1 2 3 4 5, अगर इन ये 5 वैल्यूज को अगर मुझे पिक्टोरियली देखना है तो मैं बॉक्स प्लॉट बना सकता हूं। और मैं अभी 2 बॉक्स प्लॉट बनाऊंगा। एक बॉक्स प्लॉट हो जाएगा बैलेंस कॉलम के लिए, दूसरा बॉक्स प्लॉट हो जाएगा इनकम कॉलम के लिए। और यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले तो मैं फिगर का साइज यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। फिग साइज इज इक्वल टू 15,5। तो ये फिगर का लेंथ हो गया है 15 और फिगर का जो है ब्रेथ हो गया है 5। और मैं यहाँ पे सब प्लॉट भी यूज कर रहा हूं। तो मुझे एक ही जो प्लॉट का साइज है, मतलब एक पूरा आप ग्राफ समझ लीजिए या फिर एक पूरा फ्रेम समझ लीजिए, उस पूरे फ्रेम में जो है मुझे 2 प्लॉट बनाने हैं। तो अगर मुझे एक पूरे फ्रेम में 2 प्लॉट बनाने हैं उसके लिए मैं सब प्लॉट का मेथड यूज कर सकता हूं। आप यहाँ पे ये वैल्यूज देख रहे हो 1 2 1। तो क्योंकि मुझे 2 प्लॉट बनाने हैं तो मुझे उसके लिए एक फ्रेम सेट करना पड़ेगा। वो फ्रेम कैसा है, उसमें जो है 2 रो है, एक्चुअली एक रो है 2 कॉलम है, राइट। एक फ्रेम को जो है ऐसे आप रेक्टेंगल शेप में मान लीजिए। तो ऐसे रेक्टेंगल शेप में जो है मैं 2 फोटो ऐसे लगा रहा हूं। एक पहला फोटो ऐसे हो जाएगा, दूसरा फोटो जो है ऐसे हो जाएगा। तो 1 2 1 1 2 2, मतलब ये पहला रो
पे जो मेरा पहला कॉलम रहेगा उस पे जो है मैं बॉक्स प्लॉट बना रहा हूँ बैलेंस कॉलम के लिए। फिर पहला रो सेकंड कॉलम में जो मेरा बॉक्स प्लॉट रहेगा उस वो होगा इनकम कॉलम के लिए। फिर मैं बस plt.show यूज कर रहा हूँ, इससे जो है मैं दोनों प्लॉट्स को यहाँ पे शो कर दूंगा। और अभी इस चीज को हम रन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे दोनों बॉक्स प्लॉट बन गए। यहाँ पे ये सब जो डॉट्स देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब आउटलायर्स है। ये हमारा मीडियन वैल्यू हो गया है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये 25 परसेंटाइल होगा यहाँ पे, और ये जो है 75 परसेंटाइल होगा। और नॉर्मली जब हम मेजर्स ऑफ स्प्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास जो है दो मेजर्स ऑफ स्प्रेड रहता है। एक हो गया है रेंज, दूसरा हो गया है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो जो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है वो Q3 माइनस Q1 रहता है, या फिर 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल। ये जो डिफरेंस है उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो इसी तरह से जो है हमने यहाँ पे ये इनकम कॉलम के लिए भी बॉक्स प्लॉट बना दिया है। और यहाँ पे देख रहे हो मेरा जो मीडियन वैल्यू है, अगर मुझे मान लीजिए मीडियन इनकम जानना है तो ये मीडियम इनकम जो है आपको कुछ 35,000 के आसपास दिख रहा है। मुझे मैक्सिमम इनकम देखना है, वो आपको दिखेगा कि 70,000 से ज्यादा है। इसी तरह से मिनिमम इनकम जो है वो 0 के आसपास है यहाँ पे। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैं जो है इन बॉक्स प्लॉट्स को देखकर पता कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपने न्यूमेरिकल कॉलम्स को एनालाइज कर दिया है। अभी मुझे अपने कैटेगोरिकल कॉलम्स को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास दो कैटेगोरिकल कॉलम है। एक हो गया है मेरा स्टूडेंट वाला कॉलम, दूसरा हो गया है मेरा डिफॉल्ट वाला कॉलम। और मैं इन दोनों कॉलम्स के लिए क्या बनाऊंगा, काउंट प्लॉट बनाऊंगा। तो काउंट प्लॉट में क्या हो जाएगा, मेरे जो भी कैटेगरीज है कैटेगरीज का काउंट मिलेगा मुझे। और फिर से यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है दोनों प्लॉट्स का यहाँ पे फिगर साइज सेट कर लेता हूँ। और क्योंकि मेरे पास दो प्लॉट है और दोनों प्लॉट को जो है मुझे एक ही फ्रेम में बनाना है, मैं दो सब प्लॉट्स यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मेरा जो पहला काउंट प्लॉट रहेगा वो स्टूडेंट कॉलम के लिए रहेगा, मेरा जो दूसरा काउंट प्लॉट रहेगा वो डिफॉल्ट कॉलम के लिए रहेगा। फिर इसको हम रन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। तो ये हमारा स्टूडेंट कॉलम के लिए काउंट प्लॉट है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारे 10,000 रिकॉर्ड थे या फिर जो 10,000 बोरोवर्स थे उसमें जो है बस 3,000 स्टूडेंट्स हैं और बाकी के 7,000 जो है स्टूडेंट्स नहीं है। और फिर से अगर हम ये वाला देखें तो हमारे पास जो फिर से 10,000 रिकॉर्ड है उसमें काफी कम लोग हैं जो एक्चुअली डिफॉल्टर्स हैं। तो ऑलमोस्ट 9,000 से ज्यादा लोग जो भी लोन ले रहे हैं वो फिर से रीपे कर देंगे। तो ये फिर से हमें जो है डायरेक्टली इन प्लॉट्स को देखकर पता चल रहा है। फिर इसके बाद मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज देखनी है। तो यहाँ से मुझे एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं चलेगा, मुझे ये पता चल रहा है कि ये 3,000 के आसपास है और ये 7,000 के आसपास है। और ये वाला जो है ये 10,000 के क्लोजर है और ये 0 के क्लोजर है। बट मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज जानना है, तो मुझे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जानना है इनका, तो मैं वैल्यू काउंट्स मेथड यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं कोई भी कैटेगोरिकल कॉलम पे अगर वैल्यू काउंट्स मेथड यूज कर सकता हूँ तो उससे जो है मुझे एग्जैक्ट जो फ्रीक्वेंसी है या फिर काउंट है ये डिफरेंट लेवल्स का वो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट स्टूडेंट डॉट वैल्यू काउंट्स यूज कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट कॉलम पे मैं ये वैल्यू काउंट्स मेथड यूज कर रहा हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो पूरी जो 10,000 रिकॉर्ड है उसमें जो है 2,944 स्टूडेंट्स है, बाकी 7,056 जो है स्टूडेंट्स नहीं है। इसी तरह से मैं डिफॉल्ट कॉलम का भी देखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो फिर से हमारे जो 10,000 रिकॉर्ड है उसमें डिफॉल्टर्स बस 333 है, बाकी के जो है डिफॉल्टर्स नहीं है। तो 9,667 जो है डिफॉल्टर्स नहीं है। फिर ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज मिले हैं, मैं जो है इनको परसेंटेज टर्म्स में यूज करना चाहता हूँ। तो अगर मैं इनको परसेंटेज टर्म्स में यूज करना चाहता हूँ बस यहाँ पे जो है मैं नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू सेट कर दूंगा। तो मेथड तो सेम ही है यहाँ पे, बस ये वैल्यू काउंट्स का जो मेथड है उसके अंदर मैं नॉर्मलाइज इज इक्वल टू ट्रू सेट कर देता हूँ। इसको रन करते हैं, नीचे वाले को भी रन करते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो रेशियो जो है 70%, नॉट स्टूडेंट जो है 70% हो गया है। इसी तरह से जो है जो नॉट डिफॉल्टर्स है वो 96% हो गया है यहाँ पे। अभी तक जो है हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब एक कॉलम को जो है इंडिविजुअली देख रहे हैं। अभी मैं बाईवेरिएट एनालिसिस करना चाहता हूं। तो बाईवेरिएट एनालिसिस में जो है मैं दो कॉलम्स कैसे वेरी हो रहे हैं एक दूसरे के साथ ये समझना चाहता हूं।
तो फिर से जो है इसके लिए भी मैं बॉक्स प्लॉट बना देता हूँ और यहाँ पे फिर से मैं दो बॉक्स प्लॉट बना रहा हूँ। मेरा पहला बॉक्स प्लॉट होगा डिफॉल्ट कॉलम और बैलेंस कॉलम के बीच में और दूसरा बॉक्स प्लॉट होगा डिफॉल्ट कॉलम और इनकम कॉलम के बीच में। तो जो डिफॉल्ट कॉलम है वो कैटेगोरिकल है और ये बैलेंस और इनकम कॉलम है न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स ये डिफॉल्ट कॉलम है इसको मैं एक्स एक्सिस पे मैप कर रहा हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अगर हम बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं तो हमारे कैटेगोरिकल कॉलम को जो है एक्स एक्सिस पे मैप करते हैं और हमारे न्यूमेरिकल कॉलम को वाई एक्सिस पे मैप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट को एक्स एक्सिस पे मैप कर दिया है, बैलेंस को जो है वाई एक्सिस पे मैप कर दिया है। इसी तरह से मैं अभी डिफॉल्ट और इनकम के बीच में भी रिलेशनशिप जानना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने डिफॉल्ट को एक्स एक्सिस पे मैप कर दिया है और इनकम को वाई एक्सिस पे मैप कर दिया है। फिर मैं इस चीज को रन करता हूं यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं मेरे पास जो है ये डिफॉल्ट कॉलम के लिए यहाँ पे एक्चुअली डिफॉल्ट और बैलेंस के बीच में मुझे दो बॉक्स प्लॉट मिले हैं। तो ये जो बॉक्स प्लॉट आप देख रहे हो ये बॉक्स प्लॉट है जो डिफॉल्टर्स नहीं है और उनका बैलेंस क्या है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो मुझे इससे क्लियरली पता चल रहा है कि जो डिफॉल्टर्स नहीं है उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है 1000 से कम है और जो एक्चुअली डिफॉल्टर्स है उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है 1500 से ज्यादा है। तो ये इन्फ्रेंस मुझे बस ये डायरेक्टली बॉक्स प्लॉट को देखकर मिल गया है। फिर से मैं ये बॉक्स प्लॉट जो है डिफॉल्ट और इनकम कॉलम के बीच में बनाना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो है मुझे ये नो और यस, तो ये नो क्या है कि ये डिफॉल्ट नहीं होगा, ये यस क्या है ये डिफॉल्टर है। तो मुझे इसमें जो है ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये मीडियन जो है मीडियन इनकम डिफॉल्टर्स और नॉट डिफॉल्टर्स दोनों का सेम ही दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये दोनों दो मेरे कैटेगोरिकल कॉलम्स है, दोनों कैटेगोरिकल कॉलम्स के बीच में एक क्रॉस टैबुलेशन करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे pd डॉट क्रॉस टैब यूज कर रहा हूँ। pd डॉट क्रॉस टैब, उसमें मैंने अपने दोनों कॉलम पास कर दिए, एक हो गया स्टूडेंट दूसरा हो गया डिफॉल्ट। फिर क्योंकि मुझे जो है परसेंटेज टर्म्स में चाहिए मैं नॉर्मलाइज इज इक्वल टू इंडेक्स कर देता हूँ। फिर इसको हम रन करते हैं और यहाँ पे ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा है, नॉट अ स्टूडेंट यस अ स्टूडेंट, और ये डिफॉल्ट नो यस। तो ये है यहाँ पे नॉट अ डिफॉल्टर और ये है यहाँ पे यस ही इज अ डिफॉल्टर। ये जो वैल्यू देख रहे हो ये है जो नॉट स्टूडेंट है और ये डिफॉल्टर है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स नहीं है और वो डिफॉल्टर्स भी है। तो ऐसे हमारे पास 3% रिकॉर्ड्स है। फिर इसके बाद ये 96% क्या है जो कि स्टूडेंट्स है और नॉट डिफॉल्टर्स है। तो 96% जो है स्टूडेंट्स, डिफॉल्टर्स नहीं है। फिर यहाँ पे जो है 4% स्टूडेंट्स जो है डिफॉल्टर्स है। फिर मुझे हीट मैप बनाना है, ये अपने जो दोनों न्यूमेरिकल कॉलम्स है उन दोनों का एक हीट मैप बनाना है। तो मैं यहाँ पे sns डॉट हीट मैप यूज कर रहा हूँ और डायरेक्टली इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करके मुझे इन दोनों के बीच में कोरिलेशन जानना है। फिर मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे और देखते क्या आता है। तो ये एक्चुअली जो है ये 0.15 होगा और ये -0.15 होगा यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में ज्यादा कुछ कोरिलेशन नहीं है, तो इससे हमें पता चल कि बैलेंस और इनकम में जो है ज्यादा उतना कुछ रिलेशन नहीं है। और ये हमें ये जो बॉक्स प्लॉट बनाया था उससे हमें क्लियरली पता चल रहा है। ये ऐसा कुछ है नहीं कि जो है बैलेंस अगर इनकम ज्यादा है तो बैलेंस जो है ज्यादा रहेगा या फिर इनकम ज्यादा है तो बैलेंस कम रहेगा। ऐसा डायरेक्ट कुछ कोरिलेशन हमें पता नहीं चल रहा है और वही चीज जो है हमें ये हीट मैप से भी यहाँ पे पता चल रहा है। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा जो है अपने डेटा सेट को समझना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितने जो है नल वैल्यूज है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट इज नल डॉट सम यूज कर रहा हूँ, इसको मैं रन कर देता हूँ और आप देख रहे हो जो 4 कॉलम है चारों कॉलम में एक भी नल वैल्यू नहीं है। तो डिफॉल्ट 0, स्टूडेंट 0, बैलेंस 0, इनकम 0, तो एक भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है मेरे पास। फिर मैंने आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास आउटलायर्स है, तो जब भी हम मॉडल बिल्ड करना चाहेंगे तो आउटलायर्स को जो है हटाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं क्या करूंगा, मैं अपने आउटलायर्स को हटा के मैं बस अपना इंटर क्वार्टाइल रेंज तक या फिर मैक्सिमम वैल्यू तक रखूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा ये आउटलायर का वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगा और कितना डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस के बाद जो है आपका एक वैल्यू आउटलायर बन जाता है। और इसका होगा तो ये जो ऊपर है ये Q3 बोलते हैं हम। तो Q3 से जो है
इतना ये डिस्टेंस क्या है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है। तो Q3 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर इस वैल्यू को, ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से लेकर यहां तक जो है वो वाला वैल्यू रहेगा। फिर से इसी तरह ये जो है, यहां से मैं जो है फिर यहां पे नीचे आके इंटर क्वार्टाइल रेंज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे मिलेगा मुझे। तो ये ही जो है मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले तो इसके लिए Q1 और Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा बैलेंस वाला कॉलम है, तो बैलेंस वाले कॉलम के लिए मैं Q1 और Q3, Q1 क्या है 25 परसेंटाइल, Q3 है 75 परसेंटाइल, मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूँ और यहाँ पे Q1 और Q3 में स्टोर कर रहा हूँ। फिर अगर मुझे इंटरक्वार्टाइल रेंज जानना है तो मुझे Q3 माइनस Q1 करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है आपका Q1 माइनस ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, और आपका अपर लिमिट हो जाएगा Q3 प्लस ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ IQR। तो इस तरह से मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी कैलकुलेट कर दिया है। फिर मैं एक बार अपर लिमिट का वैल्यू देख लेता हूं। तो आप ये देख रहे हो अपर लिमिट का वैल्यू है 2193। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर आऊं तो जो भी वैल्यू जो है यहाँ पे 2193 के ऊपर है वो एक आउटलायर बन जाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पे नीचे आता हूँ और देखते यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने आउटलायर्स ऐसे प्रेजेंट है। तो ये मेरा जो बैलेंस कॉलम है, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे रिकॉर्ड्स है जहां पे बैलेंस का वैल्यू 2193 से ज्यादा है, और इसको मैं डीएफ वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहा हूँ। इसको मैं रन कर देता हूँ और फिर मैं रन को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और देख रहे हो ये सब कॉलम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे आप फिर से इनकम कॉलम को अगर देखो तो आपको दिखेगा कि सारे वैल्यूज जो है 2193 से ज्यादा है। तो यहाँ पे आप एक्चुअली बैलेंस वाला कॉलम ही, इनकम वाला नहीं, तो यहाँ पे आप बैलेंस वाला कॉलम देखो तो सारे वैल्यूज जो है 2193 से ज्यादा दिखेंगे। तो मुझे एग्जैक्टली जानना है ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है। तो मैं काउंट यूज कर रहा हूँ और आप देख रहे हो पूरे जो 10,000 रिकॉर्ड है, तो ऐसे 10,000 रिकॉर्ड में जो 31 आउटलायर्स है मेरे पास। फिर मैं इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ एक बार। तो नॉर्मलाइज, और मुझे इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो 31 रिकॉर्ड्स है, ये 31 रिकॉर्ड्स में एक्चुअली ये मुझे क्या पता चल रहा है, ये डिफॉल्टर यस डिफॉल्टर नो। तो ये सभी जो आउटलायर्स है, आउटलायर्स में मुझे ज्यादा डिफॉल्टर दिख रहा है। तो 31 रिकॉर्ड्स में जो है 83% डिफॉल्टर्स होंगे, 16% डिफॉल्टर्स नहीं होंगे। फिर से मुझे एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो मैं यहाँ पे सिर्फ वैल्यू काउंट्स यूज कर रहा हूँ और नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू हटा दे रहा हूँ मैं यहाँ से। तो जो 31 आउटलायर्स है उनमें से जो है 26 डिफॉल्टर्स रहेंगे, बस 5 जो है डिफॉल्टर्स नहीं रहेंगे। मैं ऊपर आता हूँ, अगर वही मैं अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम से कंपेयर करूँ तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में जो है पूरे जो 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड में से बस 333 डिफॉल्टर्स है। लेकिन मैं बस अपने आउटलायर्स में देखूं तो आउटलायर्स में जो है मेरे डिफॉल्टर्स का परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। तो आउटलायर्स में 31 जो आउटलायर्स है या फिर 31 ये जो बोरोवर्स है उसमें से 26 बोरोवर्स जो है डिफॉल्टर्स रहेंगे। तो क्योंकि ये सिचुएशन है, मैं डायरेक्टली अपने आउटलायर्स को हटा नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरा जो आउटलायर्स का वैल्यू होगा उनको मैक्सिमम वैल्यू के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूं, np.where डिफॉल्ट बैलेंस इज ग्रेटर देन अपर लिमिट। तो जहां पे भी बैलेंस जो है अपर लिमिट से ज्यादा है, मतलब जहां पे भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस 2193 से ज्यादा है, तो मैं उसको एग्जैक्टली अपर लिमिट के बराबर सेट कर रहा हूं। अगर वो अपर लिमिट से कम है तो जो वैल्यू है वही रख रहा हूं यहाँ पे। और यही चीज जो है मैं जहां पे भी चेंजेस होंगे उसको मैं डायरेक्टली डिफॉल्ट बैलेंस में स्टोर कर रहा हूं। इसको रन कर देता हूं। अभी मैं फिर से मेरा जो बैलेंस वाला कॉलम है उसके लिए बॉक्स प्लॉट बनाता हूं, sns.boxplot। फिर से y एक्सिस पे जो है मैं अपना बैलेंस कॉलम को मैप कर रहा हूं। इसको मैं रन कर देता हूं। आप देख रहे हो यहाँ पे तो जो भी आउटलायर्स थे उन आउटलायर्स को हमने यहाँ से हटा दिया है। अभी जो मेरे कैटेगोरिकल वैल्यूज थे उसमें एक्चुअली यस नो था, तो क्योंकि वो यस नो या फिर कैटेगरीज है या फिर कैरेक्टर्स है, मैं उनको जो है न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्योंकि जब भी हम एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हैं, ये अच्छा होता है जब भी हमारे कैटेगोरिकल वैल्यूज को हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा,
मेरे जो पांडास डेटा फ्रेम है उसमें एक मेथड है जिसका नाम है गेट डमीज। तो गेट डमीज के साथ जो मेरे कैटेगोरिकल वैल्यूज होंगे यस नो, तो यस जो है शायद से 1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा, नो 0 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो वही चीज जो है मैं दोनों कैटेगोरिकल कॉलम्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैं फिर से अपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में स्टोर कर रहा हूँ। फिर डिफॉल्ट डॉट हेड यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, आप देख रहे हो यहाँ पे डिफॉल्ट यस स्टूडेंट यस। तो ये डिफॉल्ट यस का मतलब क्या है, जहां पे भी जो है मेरे डिफॉल्ट ओरिजिनल मेरा जो डेटा फ्रेम था, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में जो डिफॉल्ट कॉलम था उसमें जहां पे भी यस का वैल्यू था वहां पे 1 मिलेगा और जहां पे भी नो का वैल्यू था वहां पे 0 मिलेगा। तो ये सब जो 0 है ओरिजिनल डेटा फ्रेम में डिफॉल्ट का वैल्यू नो था। इसी तरह से ये स्टूडेंट यस, तो जहां पे भी ये स्टूडेंट यस है या फिर स्टूडेंट है वहां पे 1 मिलेगा, जहां पे भी ये स्टूडेंट नहीं है वहां पे 0 मिलेगा। फिर से जो है मैं इन नाम्स को और थोड़ा सा कंडेंस कर देता हूँ। तो डिफॉल्ट ये स्टूडेंट यस को मैं चेंज करके बस डिफॉल्ट और स्टूडेंट में चेंज कर दूंगा और यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट कॉलम्स, बस कॉलम नेम्स बदल रहा हूँ मैं। इसको रन कर देते हैं। फिर से मैं अपने पहले 5 रिकॉर्ड को देखना चाहूंगा। तो आप देख रहे हो ये सब जो है मेरे रिकॉर्ड्स है, नाम जो है मैंने चेंज कर दिया है डिफॉल्ट कॉलम का और स्टूडेंट कॉलम का। तो हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस तो यहाँ पे कर दिया है। अभी टाइम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई करने का। तो अगर मुझे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई करना है उससे पहले तो मुझे अपने डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में जो है डिवाइड करना है। तो मुझे अपने डेटा फ्रेम को ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड करना है, उसके लिए मुझे sklearn चाहिए। तो यहाँ पे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। फिर मुझे यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये डिफॉल्ट कॉलम। तो मैं ये जानना चाहूंगा ये डिफॉल्टर होगा कि नहीं, तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी जो 3 कॉलम है वो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इसलिए x में जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफॉल्ट कॉलम को छोड़ के बाकी 3 कॉलम्स को ले रहा हूँ। तो x में जो है यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट ड्रॉप डिफॉल्ट, तो मैं डिफॉल्ट कॉलम को ड्रॉप करके बाकी 3 कॉलम्स को ले रहा हूँ। इसी तरह से मेरा y क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में मैं बस डिफॉल्ट कॉलम को ले रहा हूँ, बाकी 3 को मैं छोड़ दे रहा हूँ। फिर इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे मैंने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी सेग्रीगेट कर दिया है। फिर इसके बाद मैं डायरेक्टली अपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा मेथड है जिसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। फिर इसमें मैं अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पास कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.3 सेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि 30% रिकॉर्ड्स जो है टेस्टिंग सेट में होंगे, बाकी के 70% रिकॉर्ड्स जो है ट्रेन सेट में होंगे। फिर यहाँ पे मैं स्ट्रैटिफाई इज इक्वल टू वाई यूज कर रहा हूँ। ये इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा सेट जो है बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड है। तो मेरा ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डिफॉल्टर्स काफी कम है। मेरे डिफॉल्टर्स कितने, मेरे डिफॉल्टर्स बस 333 है। तो अगर मेरे 70% रिकॉर्ड्स जो है ट्रेनिंग में होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर डिफॉल्टर्स जो है ट्रेन में हो और काफी कम डिफॉल्टर्स जो है टेस्ट में हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रैटिफाई इज इक्वल टू यस कर रहा हूँ। स्ट्रैटिफाई इज इक्वल टू यस मतलब मैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कर रहा हूँ। तो जितने डिफॉल्टर्स या फिर जितना डिफॉल्टर्स का परसेंटेज मेरे ट्रेनिंग सेट में होगा उतना ही जो है डिफॉल्टर्स का परसेंटेज मेरे टेस्ट सेट में भी होगा। फिर इसको हम रन कर देंगे और यहाँ पे मैं इन दोनों का शेप देखना चाहूंगा, ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे हो 7000 3000 3 3, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर मेरे ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम रन कर लेते हैं। आप देख रहे हो ये क्या है, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेनिंग सेट है, ये टेस्टिंग सेट है और ये स्ट्रैटिफाइड है। मतलब हमारे जो डिफॉल्टर्स है, डिफॉल्टर्स दोनों में जो है बस 3% ही है और नॉट डिफॉल्टर्स जो है दोनों में 97% है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग सेट में ज्यादा डिफॉल्टर्स आ गए और टेस्ट सेट में जो है कम डिफॉल्टर्स आ गए, दोनों में हमने इक्वल ही सैंपल किया है। फिर इसके बाद क्योंकि ये एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है, जब भी हम मॉडल बिल्ड कर रहे हैं और अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं
वो प्रिडिक्शन में जो है हमारा जो कैटेगरीज है वो इम्बैलेंस है या फिर लेवल्स इम्बैलेंस्ड है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम स्मोट यूज करते हैं। तो स्मोट का मतलब है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। तो जब भी हमारे पास वैल्यूज कम होते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम ओवर सैम्पलिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो 3% है, 3% को हम बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पे डमी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो ये मेरे पास लाइब्रेरी है IMBlearn। तो IMBlearn से मैं ये स्मोट को इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर स्मोट में जो है मेरे पास ये पैरामीटर्स है, ये यहाँ पे आप जो सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी देख रहे हो, सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी अगर ये आप यूज ना करें तो बाय डिफॉल्ट ये 0.5 रहेगा। मतलब ये क्या करेगा, आपके जो इम्बैलेंस डेटा है वो एग्जैक्टली इक्वल कर देगा। मतलब यहाँ पे अगर ये देखें तो आपके जो है एक्चुअली जो डिफॉल्टर्स नहीं है वो 97% है और जो डिफॉल्टर्स है वो 3% है। तो अगर हम स्मोट को डायरेक्टली यूज करें, ये क्या कर देगा, ये 50-50 के रेशियो में इनको डिवाइड कर देगा। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू 75। तो 75% मतलब 3/4। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ कि आपके हर जो ज्यादा कैटेगरी के वैल्यूज है, तो जो 4 होंगे, 4 के लिए हर आपको जो है 3 जो कम डेटा है वो आ जाएंगे। तो मतलब अगर हमारे पास जो है 4 यहाँ पे डिफॉल्टर्स होंगे, 4 यहाँ पे नॉन डिफॉल्टर्स होंगे, उनके लिए जो है ये 3 डिफॉल्टर्स को ऐड कर देगा, राइट। तो ये 3:4। 4 क्या है हमारे यहाँ पे नॉन डिफॉल्टर्स के लिए है, 3 हमारे डिफॉल्टर्स के लिए है। तो इससे जो है हमारी ये इतना ज्यादा इम्बैलेंस नहीं रहेगा और इसको हम SM में स्टोर कर रहे हैं। फिर मुझे इसको फिट करना है, मुझे नए वैल्यूज चाहिए। तो एक्चुअली मेरे वैल्यूज यहाँ पे क्या थे, मेरे वैल्यूज थे यहाँ पे y train y test x train x test। तो मेरा ये एक्चुअली जो ट्रेनिंग सेट है, ट्रेनिंग सेट को मुझे ये रीसैम्पल करना है, मेरे ट्रेनिंग सेट को जो है मुझे ओवर सैम्पल करना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं sm.fit_sample इसमें x ट्रेन और y ट्रेन पास कर रहा हूँ। तो x ट्रेन को चेंज करके मैं यहाँ पे x res बना दे रहा हूँ, y ट्रेन को चेंज करके मैं यहाँ पे y res बना दे रहा हूँ। तो ये दोनों जो है रीसैम्पल हो गए और इसमें इतना ज्यादा इम्बैलेंस नहीं रहेगा। फिर क्योंकि हमारे पास जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स तैयार हो गए, फिर इसके बाद मैं अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रॉम sklearn.linear model import logistic regression। तो मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट कर दिया है। फिर मैं इसका एक इंस्टेंस बना रहा हूँ, LR इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसको मैं रन करता हूँ। फिर मेरा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंस्टेंस है उसको मैं फिट कर रहा हूँ अपने ये क्या है ट्रेनिंग सेट पे। तो मेरा जो ट्रेनिंग सेट है वो एक्चुअली अभी x res और y res है। तो मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को अपने ट्रेनिंग सेट पे फिट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे ये शायद से मुझे जो है फिर से रन करना पड़ेगा, ये मैंने रन नहीं किया था। फिर हम ये सभी जो है फिर से एक बार रन कर लेंगे। तो हमने जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम फिट कर दिया है अपने ट्रेनिंग सेट के ऊपर। फिर मैं वैल्यूज को प्रेडिक्ट करना चाहूंगा अपने टेस्ट सेट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको LR.predict, और मैं प्रेडिक्ट किस पे कर रहा हूँ, x टेस्ट। x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टेस्ट सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे प्रेडिक्शन वैल्यूज y pred में स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स चाहिए। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली हम समझ लेते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज पास कर रहा हूं मैं। एक्चुअल वैल्यूज प्रेजेंट है टेस्टिंग सेट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, प्रेडिक्टेड वैल्यूज है ये y pred में। इसको मैं रन कर देता हूं, ये मुझे कंफ्यूजन मैट्रिक्स मिल गया है यहाँ पे। तो इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपका जो ये लेफ्ट डायगोनल है, ये लेफ्ट डायगोनल आपको करेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज देगा और ये राइट डायगोनल जो है वो इनकरेक्टली क्लासिफाइड वैल्यूज देगा। तो आपका जो एक्यूरेसी होगा मॉडल का वो होगा लेफ्ट डायगोनल अपॉन ऑल ऑफ द वैल्यूज। तो हम इस मॉडल का एक्यूरेसी एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2589 प्लस ऑफ 75 डिवाइडेड बाय 2589 प्लस 75 प्लस 311 प्लस 25, और इसको मैं रन कर रहा हूं और हमें एक्यूरेसी मिली है 88.8%।
तो हमने सक्सेसफुली हमारा जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम इस पे अप्लाई कर लिया है और हमें एक्यूरेसी मिला है 88.8%। और इसी चीज के साथ हम इस लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के कोर्स के एंड में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड। ग्रेट लर्निंग एकेडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि ग्रेट लर्निंग का एक फ्री इनिशिएटिव है। यहाँ पे आपको 200 से ज्यादा फ्री कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें हजारों घंटों का फ्री कंटेंट मिलेगा इन डिमांड टॉपिक्स के ऊपर। तो रजिस्टर कीजिए कोर्स को और अपना फ्री सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पाए। लिंक्स आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमें थोड़ा सा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें। इससे हम लोग बाकी सभी के साथ भी यही नॉलेज शेयर कर पाएंगे। और आखिरी चीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो उसको आप नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें और हम लोग उन पे जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे।